नमस्कार साथियों। तो सैम्पलिंग के अंदर पार्ट 2 में आपका स्वागत है। और मैं आपको बता दूं फिर से कि सैम्पलिंग के अंदर जो क्वेश्चंस देख रहा हूँ और स्पेशली फिर मैंने भी और चेक किए तो लेटेस्ट ट्रेंडिंग के अंदर तो हर साल सवाल आ रहा है लगभग, और सब में इसी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट सब में आ रहा है। अब वो आप उसको कुछ लोग हो सकता है फोरियर ट्रांसफॉर्म के नाम से दिखा रहे हो, लेकिन सैम्पलिंग के नाम बड़े बड़े वर्ड ले रखा है यूज में सैम्पलिंग। तो सैम्पलिंग के सवाल तो आपको अब हर जगह मिलने लगे हैं, इसलिए जो टॉपिक अपने लिया है बिल्कुल सही लिया है। और जो मुझसे लेने के लिए जिद भी की थी जिसने गर्ल ने, वो उसने बिल्कुल सही कहा कि सर सैम्पलिंग एक बार बता दीजिएगा जरूर। डीटीएफएस एटीएफ के लिए बोला है, वो भी जरूर ले लेंगे क्योंकि वो डिस्क्रीट सिग्नल है, उसमें मतलब सवाल अभी धीरे धीरे बनने लगे हैं। इलेक्ट्रिकल में इसी में इतने टाइम से बन रहे थे, वो भी ले लेंगे, लेकिन सैम्पलिंग को बड़े ध्यान दीजिएगा। तो अब तक आपने जो सैम्पलिंग पढ़ा उसमें मैंने आपको बताया था कि तीन चीजें आपने ध्यान से देखी थी। और फर्स्ट चीज थी वहां पे कि अगर आपको एक्सटी दिया हुआ हो तो उसमें टी इक्वल टू एन टी सैम्पलिंग इंटरवल लग देंगे तो आपको एक्स ऑफ एन मिल जाएगा। उसके साथ जो कुछ भी करना हो आपको आप देखते रहना। पीरियड टाइम पीरियड निकालने का तरीका बताया था मैंने पहले। सेकंड थिंग अगर हम यहाँ पे बात करें तो ऐसे ही अपने पास जैसे कि मैंने आपको कहा था कि फंक्शन को इम्पल्स से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि ये जो प्रॉपर्टी छोटी मोटी चीज़ें डेल टी माइनस टी नोट, ये होता है सर एफ टी नोट इंटू डेल टी माइनस टी नोट। ये तो मल्टी चैनल प्रॉपर्टी हो गई। और अगर कन्वर्शन की बात करें तो एफ टी डेल टी माइनस टी नोट होता है सर एफ टी माइनस टी नोट। एक में इम्पल्स बच रहा है, फंक्शन तो कांस्टेंट है, और एक में केवल फंक्शन ही बच रहा है। ये तो इम्पल्स की प्रॉपर्टी हो गई। ऑल तो इसके बारे में मैंने इतना ज़्यादा बात करना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो थी कि अगर आपके पास कोई पीरियडिक सिग्नल है एफ टी इक्वल्स टू समेशन एन इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट सी ऑफ एन ई की पावर प्लस जे एन ओमेगा नोट टी, तो यहाँ पे इसका अगर फोरियर ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ ओमेगा निकालना पड़ जाए तो वो आएगा टू पाई समेशन एन इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट सी ऑफ एन डेल ओमेगा माइनस एन ओमेगा नोट। ये इंपॉर्टेंट था। अब इसके सिवा फोर्थ नंबर पे मैंने देखा था कि सैम्पलिंग करने के बाद यानी कि जो एफ टी इंटू पी टी किया था अपन ने, इसको तो वैसे प्रूफ को तो रट ही जाओ आप, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। तो इसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म मेरे पास आता है एफ एस ओमेगा, जिसको मैं एफ एस टी बोलता हूँ, तो यहाँ से ये निकल के आता है सर वन अपॉन टी एस समेशन एन इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट एफ ओमेगा माइनस एन ओमेगा एस। यहाँ पे मैं आपको पी टी जो ले रहा हूँ इम्पल्स ट्रेन ले रहा हूँ, आइडियल इम्पल्स ट्रेन। कुछ और ले लूँगा तो उसके बाद ये वाला तरीका लगाना पड़ेगा, बट ये कुछ चार चीज़ें हमने अभी तक देखी थी जो हमने यहाँ पर पिछले क्लास के अंदर काम में भी ली थी। इन पर बेस्ट कुछ सवाल भी किए थे अपन ने। अब आज इसके आगे की कहानी करते हैं। तो हमने देखा था सैम्पलिंग के अंदर हम ट्राई करते हैं कि ओमेगा एस ग्रेटर देन 2 ओमेगा होना चाहिए। कुछ इनसाइट्स और बताता हूँ कि थ्योरम जो थी सैम्पलिंग थ्योरम वो क्या थी। वो सैम्पलिंग थ्योरम ये कह रही थी कि सर इसका प्रूफ हमने यहाँ से किया था, लेकिन अल्टीमेटली वो बस ये बोल रही थी कि 2 ओमेगा एम से ज़्यादा होना चाहिए, एफ एस जो है वो 2 एफ एम से ज़्यादा होना चाहिए, या फिर जो टी एस है वो लेस देन 1/2 एफ एम होना चाहिए। तो ये सैम्पलिंग थ्योरम ने कहा था। इसका प्रूफ अपन ने इससे किया था पूरा, जब एफ एस टी निकाल के उसका फ्रिक्वेंसी डोमेन निकाला था तो उससे हमने काम किया था। ठीक है, तो ये सैम्पलिंग का तरीका था। अब इसके अंदर ये जो आप लेते हैं इक्वल टू, उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल सैम्पलिंग। अगर हम ग्रेटर देन लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं ओवर सैम्पलिंग, और अगर लेस देन ले लिया तो वहाँ लफड़ा है, उसको हम बोलते हैं अंडर सैम्पलिंग। तो उसी के बारे में बात करते हैं। उसमें एक टॉपिक होता है अलाइसिंग। तो हम बात कर रहे हैं आज अलाइसिंग का। कभी कभार इस नाम से भी क्वेश्चन आ जाएगा आपके पास। तो अलाइसिंग मैं इसको बोलता हूँ, देखो कॉमेडी खूब करते हैं क्लास के अंदर, बहुत मस्ती के साथ पढ़ते हैं। यूट्यूब पे एक अलग प्रेशर होता है कि कम टाइम के अंदर बात कर रहे हैं, जल्दी जल्दी अपन अपने काम की बात कर रहे हैं, तो इसलिए आपका टाइम भी वेस्ट ना और सीधी सीधी काम की बात करें, क्योंकि डिस्ट्रक्शन होता है यूट्यूब पे काम करते करते जब आप पढ़ रहे हैं थोड़ा बहुत इधर उधर ध्यान चला जाता है, ये जो डिस्ट्रक्शन है। इसलिए यहाँ पर मैं काम की बात करता हूँ। बाकी बहुत से लोग उसको बोलते हैं, मतलब क्लास में मस्ती करते हैं, आलिया सिंह, आलिया गाना गा रही है। अगर आलिया गाना गा रही है तो क्या लफड़ा होता है, लफड़ा होगा। आलिया जब भी गाना गाएगी तो लफड़ा होगा। क्या लफड़ा होगा? ट्रेनें टका देगी, हाँ चिल्लाएगी वो एकदम। तो यानी कि ट्रेनें टकाती कब है? जब वो अंडर सैम्पलिंग होती है। तो पहले समझते हैं केस वन। सैम्पलिंग रेट अगर एफ एस इक्वल टू 2 एफ एम है, यानी कि एग्जैक्टली उतनी ही है, हमको जहाँ कहते हैं ना टांग बस टच ही होती है, तो वो जहाँ टांग टच ही हो रही है तो बस वो एग्जैक्टली 2 एफ एम के बराबर ही है, तो इसे बोलते हैं क्रिटिकल सैम्पलिंग। क्रिटिकल सैम्पलिंग इसको हम बोलते हैं नाइक्विस्ट रेट भी। जो नाइक्विस्ट रेट ने पूरी सैम्पलिंग थ्योरम दी थी आपको, तो उसी के नाम से नाइक्विस्ट रेट कहलाती है। तो आजकल एग्जाम में जाते रही पूछेगा आपसे कि नाइक्विस्ट रेट कितनी है, तो समझ जाना कि जो एफ एम है उसको 2 टाइम्स करना है, 2 एफ एम निकालना है आपको, यानी कि क्रिटिकल सैम्पलिंग निकालने है आपको। जैसे बोला नाइक्विस्ट रेट बता दो, सैम्पलिंग की नाइक्विस्ट रेट क्या होती है? सैम्पलिंग की नाइक्विस्ट रेट यानी कि क्रिटिकल सैम्पलिंग, जहाँ पे मतलब इतनी तो आपको लेनी ही चाहिए, तो एफ एस इक्वल टू 2 एफ एम तुम्हारे लिए नाइक्विस्ट रेट कहलाती है। उसके बाद आता है अगर फ्रिक्वेंसी एफ एस जो आप ले रहे हो 2 एफ एम से बड़ा ज़्यादा ले रहे हो तो ओवर सैम्पलिंग है। ये दोनों बिल्कुल सही तरीके चलते हैं। अब बोथ द केसेस आर एक्सेप्टेबल, ये दोनों चलते हैं। लेकिन अगर तीसरा केस आपने से ले लिया, इफ सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी एफ एस लेस देन 2 एफ एम है, तो उसे हम बोलते हैं अंडर सैम्पलिंग। इन दिस केस सिग्नल विल डिस्टॉर्ट एंड सैम्पल्ड सिग्नल will overlap with each other. It is known as aliasing.
यहाँ पर क्या होगा कि सिग्नल डिस्टोर्ट हो जाएगा आपस में। अगर आप एफ एस की वैल्यू 2 से कम ले रहे हो तो टांग एक दूसरे में चली जाएगी और वहाँ पे सिग्नल थोड़ा डिस्टोर्ट हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं अलाइसिंग। ये प्रॉब्लम क्या कहलाती है? अलाइसिंग। जैसे कि अपन ने लास्ट क्लास में देखा भी था, आपको पता है वो सिग्नल डिस्टोर्ट हो रहा था आपस में, ऑल्दो वो इतना प्यार से हो रहा था कि ट्राइंगल आपस में ओवरलैप होके एक डीसी सिग्नल मिल गया, तो वहाँ पे भी कोई अलग तरीके की सिग्नल मिल गया। पर ज़्यादातर केस में तो ऐसा अजीब सा सिग्नल मिल जाएगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा क्या बन रहा है, इधर की कुछ वैल्यू, इधर की कुछ वैल्यू टूट के कुछ और बन गई, कुछ बीच में अजीब से कुछ स्पाइक से आ गए अजीब से, तो वो सिग्नल खराब हो जाना है। इसलिए हम इससे बचते हैं, अलाइसिंग से बचते हैं। ये प्रॉब्लम कहलाती है अलाइसिंग। मतलब एक सिंपल सवाल इसमें ले सकते हैं अपन, जैसे मैं अभी रैंडम ही बना देता हूँ कि लेट ए सिग्नल एक्स टी इक्वल टू हमारे पास है 3 cos 400 pi t, then find out sampling frequency in which aliasing take place। अब ये MSQ है, फाइंड आउट सैंपल फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंसीज, ये MSQ का क्वेश्चन है, मैंने मल्टीपल भी हो सकते हैं आपके पास ऑप्शन। ऑप्शन ए, अगर आप सैम्पलिंग कर रहे हैं 300 हर्ट्ज से। ऑप्शन बी, अगर आप 500 हर्ट्ज पे सैम्पलिंग कर रहे हैं। ऑप्शन सी, अगर आप सैम्पलिंग कर रहे हैं 150 हर्ट्ज पे। एंड ऑप्शन डी, अगर आप सैम्पलिंग कर रहे हैं 400 हर्ट्ज पे। तो किस पे अलाइसिंग की प्रॉब्लम होगी, इसका आंसर दीजिए और फास्ट लिखिएगा अब, क्योंकि जैसे कि ये जो वीडियो चल रहा है उसके अंदर मैं आपको जो टाइम देता हूँ उसमें आप बीच में पॉज करके अपना आंसर लिख सकते हैं और फिर उसके बाद आंसर दे सकते हैं। यहाँ पे मैं अब सीधा आंसर निकल रहा हूँ। इसका आंसर क्या होना चाहिए? अलाइसिंग की प्रॉब्लम है, आप चाहे तो पॉज कर लीजिए। देखिए सर, जो मेजर सिग्नल है उसका FM कितना है सर? तो FM की जो वैल्यू आ रही है सर वो 200 हर्ट्ज आ रही है, 200 हर्ट्ज। ठीक है सर, तो FM 200 हर्ट्ज आ गया। FS अब आपको पता है कि हर हाल में 400 हर्ट्ज या उससे ज़्यादा होना चाहिए। FM की वैल्यू कितनी है? ये ओमेगा एम 400 पाई है, ओमेगा एम की वैल्यू 400 पाई है, तो FM की वैल्यू 200 हर्ट्ज है, 2 पाई से डिवाइड करेंगे तो 200 हर्ट्ज में आंसर 200 है इसका। तो यानी कि जो मैक्सिमम कंपोनेंट है कोस का, आप जानते हैं कोस के 2 कंपोनेंट होते हैं सर, कोस ओमेगा नोट के, ओमेगा नोट और माइनस ओमेगा नोट पे, और हाइट पाई होती है। ये अगर ओमेगा में काम कर रहे हैं तो, और अगर आप हर्ट्ज में काम कर रहे हैं, फ्रिक्वेंसी में काम कर रहे हैं, तो एफ नोट और माइनस एफ नोट पे होते हैं और उस टाइम में हाइट हाफ रहती है। और ये करा दूं कि ये कोस ओमेगा नोट टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म बना रहे हैं आप, ध्यान रखिए छोटी छोटी बातों का। आप अगर ओमेगा बना रहे तो ये होगा और फ्रिक्वेंसी में बना रहे तो हाफ होगा, ये सब आप जानते हैं, फोरियर ट्रांसफॉर्म की बेसिक चीज़ें आप जानते हैं, इसलिए मैं इस बात के बारे में ज़्यादा बात नहीं कर रहा। पर एफ एस की वैल्यू जो 400 से ज़्यादा होनी चाहिए। तो अब आपको पता है कि सर 400 से ज़्यादा, तो 400 भी शामिल है, तो ये बी और डी शामिल है, लेकिन इसने अलाइसिंग की प्रॉब्लम बोली है तो ए और सी में अलाइसिंग की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आंसर इसका है ए एंड सी। तो ए एंड सी राइट आंसर है। इसमें मैंने इसलिए पूछा, ज़्यादा पता जल्दबाजी में लोग 150 150 हर्ट्ज को तो अलाइसिंग मान लेते हैं, 300 हर्ट्ज को बोलते हैं कि हाँ तो बच गए ना, 200 हर्ट्ज है FM, 200 से ज़्यादा ले रहे हैं। अरे 200 से नहीं 400 से ज़्यादा लेना है, 2 FM से ज़्यादा लेना है, तो 200 से नहीं 400 से ज़्यादा लेना है। ऐसी कोई मिस्टेक ना करें आप। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अब देखिए सिग्नल रिकंस्ट्रक्शन, थोड़ी सी बात कर लेते हैं आपस, थोड़ी सी थ्योरी है यहाँ पे। तो आपने अभी तक क्या सीखा, क्या देखा आप तक, उसके बारे में बात करते हैं। तो सर अभी तक जो हमने बात की है, हमने जो देखा है, जो समझा है अभी तक, वो ये है कि यहाँ पर जब भी हम सैम्पलिंग कर रहे होते हैं तो सैम्पलिंग की कुछ कहानी ऐसे रही होती है कि एक बार यहाँ से एक इम्पल्स ट्रेन आ रही होगी PT, यहाँ पे एक मैसेज सिग्नल रहा होगा XT, ठीक है सर, और एक सैम्पलर में जा रहा होगा। सैम्पलर क्या कर रहा होगा? एक्चुअली इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा होगा मेनली। तो मल्टीप्लाई करने से जो आपको सैम्पल्ड सिग्नल मिलेगा वो कैसे मिलेगा सर? तो सैम्पल्ड सिग्नल आपको यहाँ से निकल के आएगा, जिसको मैं बोल सकता हूँ XST। फिर से कह रहा हूँ, आप जो छोटी छोटी बातें पकड़ रहे हैं उनके लिए जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है वो बेस है। तो आप में से अगर कोई नए बच्चे हैं तो उसको रोक कर आराम से समझे, चाहे स्पीड को लो कर दें, आराम से समझे, हर एक बात को वापस रिकरेक्ट करें पीछे वाली वीडियो से, और हर बात को लिखते जाएं कि अच्छा हाँ बात समझ में आ गई। एंड अगर आप फास्ट हैं, ज़्यादातर जो बच्चे जो एक बार तो पूरी ट्रांसफॉर्म पढ़ चुके होंगे, तो उसके लिए तो मैं चल ही रहा हूँ। तो नाउ देखिए ये XST आया,
अब मैं इसको लो पास फिल्टर से निकालता हूँ वापस, जब रिकंस्ट्रक्शन करने की बात आती है तो मैं किससे निकालता हूँ सर, लो पास फिल्टर से। लो पास फिल्टर से निकालने के बाद मुझे वापस जो है फिर से मिल जाएगा एक्स टी ही। मुझे क्या मिलेगा सर यहाँ से, एक्स टी, एक्स ऑफ टी सिग्नल को वापस मिल जाएगा। तो एक्स टी पी टी को आपने मिलाया, एक्स टी मिला, लो पास फिल्टर से निकाला तो एक्स टी मिल गया। लो पास फिल्टर जो है कुछ ऐसा होना चाहिए सर, लो पास फिल्टर की कहानी कुछ ऐसी होती है चाहिए सर, ये कट ऑफ फ्रीक्वेंसी आइडियल लो पास फिल्टर ही होता है। और अगर मैं बोलूं कि आपको एक्स टी निकालना है तो आपको ये पता है ना कि एक्स टी तक हाइट 1.ts हो चुकी है। लास्ट क्लास याद है क्या, आपको पता है कि जो सैंपल सिग्नल आता है वो क्या होता है सर, 1/ts। अभी मैंने लिखा है, आपको पता है 1/ts टाइम्स की होती है हाइट, जो पिछला रिवीजन कराया उसमें मैंने अभी लिखा है ना कि देखो ये 1/ts टाइम्स हो जाती है। अगर एफ टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म जो है वो एफ ओमेगा है तो यहाँ पे एफ ओमेगा तो आ रहा है और उसके शिफ्टेड वाले पार्ट भी आ रहे हैं, पर हाइट 1/ts हो जाएंगे। तो लो पास फिल्टर निकालने से आपको एफ ओमेगा तो मिल जाएगा पर हाइट भी 1/ts हो रही है। तो आप अगर ध्यान से कर रहे हैं तो आप इसके अंदर आइडियल लो पास फिल्टर की तो हाइट 1 होती है, आइडियल लो पास फिल्टर की तो हाइट 1 होती है, पर मैं जानबूझ के इसकी हाइट को टीएस टाइम्स लूंगा, यानी कुछ हाइट भी लूंगा, एम्पलीफाई करके लूंगा कि ये टीएस टाइम हो, तब मुझे एक्जैक्टली एक्सटी मिल जाएगा। और ये जो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी है वो भी कितनी होनी चाहिए, कट ऑफ फ्रिक्वेंसी भी ऐसे होनी चाहिए जैसे मैंने आपको बताया था कि जो ट्री बन रहा है, जो अपन ने ट्री बनाया था इस तरह से, उसकी एक ट्रेन बनी थी सैंपल सीखने के बाद। तो लो पास फिल्टर जो है वो ऐसे लगाना है मेरे को कि वो ओमेगा एम से तो ज़्यादा हो, कट ऑफ फ्रिक्वेंसी जो है वो ओमेगा एम से तो ज़्यादा हो, इस ओमेगा एम से, और ओमेगा एस माइनस ओमेगा एम से कम हो, ओमेगा एस माइनस ओमेगा एम से कम हो। ये मेरे लिए कट ऑफ फ्रिक्वेंसी की भी रेंज हो गई। कभी पूछ ले वो आपसे तो बस पता होना चाहिए कि लो पास फिल्टर की रेंज क्या लूँ मैं, तो इस ओमेगा एम से तो ज़्यादा लेना और ओमेगा एस माइनस ओमेगा एम से लेना, पिच कम लेना, ताकि सिर्फ ये का ये जो ट्री है वो निकल के आ जाए, वो जो मेन मेरा मैसेज सिग्नल है वो मुझे वापस रिसीवर में मिल जाए। तो ये मेरा तरीका होगा। तो ये आपके लिए लो पास फिल्टर का तरीका होगा। ये सब आप जानते हैं समझते हैं, तो बस ये सिग्नल रिकंस्ट्रक्शन का तरीका हो गया। अब इस पे अब पूरा हमको कहानी क्लियर हो चुकी है, तो अब इस पे एक दो क्वेश्चंस देखते हैं कि यहाँ पे किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। इवन इसी थ्योरी पे अब तक गेट ने क्या क्या क्वेश्चन पूछे हैं वो भी लेते हैं। पिछले वाले जो क्लास थी उसके अंदर अपन ने गेटी क्वेश्चन नहीं लिए, अब इसमें गेटी क्वेश्चन भी क्या क्या ले रहे हैं। मैं तो ज़्यादा तो ले ही नहीं रहा हूँ, मैं तो सिर्फ लेटेस्ट ले लेता हूँ। इस साल क्या क्या पूछा, 2024 में क्या पूछा, 2024 के क्वेश्चन ले लेते हैं। उससे हर साल पूछ रहे हैं, हर साल भर भर के आपके क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। अगर आपके पास के पीआईक्यू में सैम्पलिंग क्वेश्चन नहीं दिखा रहा तो फोरियर ट्रांसफॉर्म उसने मर्ज कर दिए होंगे, जो कि गलत कर रहा है। सैम्पलिंग क्वेश्चन अलग ही होंगे और हर बार आ रहे हैं। तो आप इस चैप्टर को, इस टॉपिक को बड़े ध्यान समझिएगा। तो देखिए यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ एक एग्जाम्पल, मैं पहले खुद का ले लेते हैं कि इस तरह का एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। अब देखिए ये मैंने स्क्रीनशॉट अपने नोट्स का ही ले लिया, आपको ढंग से दिख रहा है क्या, नहीं तो मैं वापस बोल रहा हूँ, बड़े ध्यान समझना। ये सिग्नल एक्स ऑफ टी इक्वल टू है 2 प्लस कोस 50 पाई टी, एक मेरे सिग्नल है, एक सिग्नल है एक्स टी इक्वल टू 2 प्लस कोस 50 पाई टी, इट्स सैम्पल्ड विद सैम्पलिंग इंटरवल टी एस इक्वल्स टू 0.025 सेकेंड, यानी कि 25 मिली सेकेंड, 0.025 सेकेंड, एंड पास्ड थ्रू एन आइडियल लो पास फिल्टर whose frequency response is shown in the diagram। तो फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स जो है लो पास फिल्टर का दिया हुआ है -45 से +45, हाइट जो है इसकी टीएस है, ठीक है सर। देन द स्पेक्ट्रम ऑफ आउटपुट विल बी, तो आउटपुट पे जो स्पेक्ट्रम आएगा वो क्या हुआ, क्या बोला इसने, एक सिग्नल लिया एक्स टी, इसकी सैम्पलिंग करने के लिए सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी भी दे दी आपको, सैम्पलिंग इंटरवल दे दिया इसने, ठीक है। तो सैम्पलिंग करके जो आपके पास आता है ना सैम्पल सिग्नल शिफ्टेड, अलग अलग शिफ्टेड, वो आपको मिल जाएगा। अब उसके बाद लो पास फिल्टर भी लगा दिया इसने कि ये लो पास फिल्टर लगा रहा हूँ, हाइट भी टीएस ले ली, जो हमको चाहिए थी हाइट टीएस वो ले ली इसने। तो अब उसके बाद मेरे पास आउटपुट क्या आएगा, वो पूछा है, चार ऑप्शन आपके पास है, ऑप्शन भी अगर ढंग से देखना है तो ऑप्शन ए में -40 पाई पे एक इम्पल्स है, +45 पे इम्पल्स है, इस इम्पल्स की हाइट पाई है, और ओरिजिन में भी एक इम्पल्स है जिसकी हाइट 4 पाई है। ऑप्शन बी के अंदर -30 पाई पे और +35 पे पाई हाइट की इम्पल्स है, और ऑप्शन सी के अंदर -35 पे, -45 पे, +35 पे, +45 पे चार इम्पल्स आ रही है और हाइट पाई है, और जीरो पे भी एक इम्पल्स है जिसकी हाइट 4 पाई है, और डी नन ऑफ दीज, इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन नहीं है तो डी है नन ऑफ दीज ऑप्शन होगा। तो बस ध्यान समझिए, अपने हिसाब से बनाइए, एक बार अपने आप से करिए, इसको पॉज कर लीजिए इस वीडियो को, बहुत सिंपल है, आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म आता है, आप एक बार बनाने की कोशिश करिए, फिर बाकी मैं सोल्व करने लग रहा हूँ यहाँ पे कंटिन्यूसली। तो देखिए क्या इसका आंसर होना चाहिए। पहले तो एक्स टी जो दिया है इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म जाना होता है, आप पिक्चर बनाइए बहुत अच्छे से, क्रिस्टल क्लियर माइंड में पिक्चर जानी चाहिए। कोई एक सिग्नल होता है, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म पता होना ही चाहिए पहले तो, एक्स ऑफ ओमेगा, क्योंकि मुझे अल्टीमेटली हर बार सैम्पल सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म बनाना है, और सैम्पल सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म और कुछ नहीं, 1/ts हाइट कर देनी है,
और वो जो भी सैंपल सिग्नल आया है उसमें एक्स ऑफ ओमेगा आएगा, फिर ओमेगा से शिफ्टेड सिग्नल आएगा, फिर 2 ओमेगा से शिफ्टेड सिग्नल आएगा, माइनस ओमेगा से शिफ्टेड सिग्नल आएगा, माइनस 2 ओमेगा से आएगा। बस इतना ही काफ़ी है। अब उसका कोई फिल्टर लगा दे तो वो देख लेना। तो हाइट का ध्यान रखना, फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट का ध्यान रखना, बस यही कहानी है। तो मतलब मेन सिग्नल का एक तो फोरियर ट्रांसफॉर्म बताना चाहिए। तो एक्स टी जो अपने दे रखा है सर 2 प्लस कोस 50 पाई टी, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म जानते हैं क्या? तो हाँ सर, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म एक्स ऑफ ओमेगा होता है 4 पाई डेल ओमेगा प्लस पाई डेल ओमेगा माइनस 50 पाई टी प्लस डेल ओमेगा प्लस 50 पाई। ठीक है सर। यानी कि अगर इसका मैं डायग्राम बनाऊं तो एक्स ऑफ ओमेगा तो इस तरह से हो जाएगा सर कि यहाँ पर 4 पाई डेल ओमेगा यानी 4 पाई हाइट का है तो इम्पल्स, फिर इसके बाद पाई हाइट का 50 पाई और माइनस 50 पाई पे, 50 पाई और माइनस 50 पाई पे आपके पास पाई हाइट की इम्पल्स आ जाएगी, पाई हाइट की। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल, अपने हाथ से करेगा। अभी भी नहीं किया तो मैं कह रहा हूँ रोक दीजिए इस क्वेश्चन को, वीडियो को यहीं रोक दीजिए और एक बार अपने हाथ से करिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे माइनस 50 पाई और प्लस 50 पाई की दो इम्पल्स आ गई। ये आपका एक्स ऑफ ओमेगा है, ठीक है सर। अब इसको सैम्पलिंग कर रहे हैं, टी एस देर का सैम्पलिंग इंटरवल 25 मिली सेकेंड, 0.025 मतलब 25 मिली सेकेंड। तो ठीक है सर, सब कुछ ओमेगा में चल रहा है तो हम ओमेगा एस निकाल लेते हैं और आगे करते हैं। तो मैं इसको आगे लेके जा रहा हूँ इसको, और नेक्स्ट पेज पे सोल्व कर रहा हूँ। तो मैं सीधा एक्सेस ओमेगा बना रहा हूँ। एक्सेस ओमेगा का डायग्राम बनाना जरूरी है। एक्सेस ओमेगा का यानी कि सैंपल सिग्नल के बाद जो ओमेगा फ्रीक्वेंसी में आ रहा है फोरियर ट्रांसफॉर्म वो बनाना है। पर उससे पहले मैं साइड में एक बार लिख लूँ कि ओमेगा एस कितना है सर। ओमेगा एस होता है सर 2 पाई अपॉन टी एस, 25 मिली सेकेंड यानी कि 25 मिली सेकेंड, 25 इंटू 10 की पावर माइनस 3, 2 पाई इंटू 1000 अपॉन 25 यानी 80 पाई रेडियन पर सेकेंड के हिसाब से ये सैम्पलिंग हो रही है 80 पाई से। तो इसका मतलब सर अब ऐसे सवालों के अंदर आपको समझ में आ चुका है कि अंडर सैम्पलिंग हो रही है। कैसे सर अंडर सैम्पलिंग कैसे हो रही है? यहाँ पे देखो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट 50 पाई पे है, ओमेगा में 50 पाई पे है, तो 2 ओमेगा में क्या होगा 100 पाई। 100 पाई से ज़्यादा होना चाहिए था पर आपने 80 पाई ले रखा है, 100 पाई से कम ले रखा है, यानी कि अलाइसिंग हो रही है, अंडर सैम्पलिंग हो रही है, अलाइसिंग हो रही है, अंडर सैम्पलिंग हो रही है। तो इसका मतलब इसमें जो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट आपस में आएंगे। पर अच्छी बात ये है कि इसमें कोई डिज़ाइन नहीं है पेड़ की तरह या ट्राइंगल की तरह, इसमें दूर दूर इम्पल्स है। तो इम्पल्स आपस में टकरा के कुछ बनेंगे नहीं, बस हो सकता है कि कुछ इम्पल्स एक दूसरे में घुस जाएंगे, एक इम्पल्स इधर जाएगा एक इम्पल्स उधर जाएगा। तो ऐसे सवालों के लिए, ऐसे सवाल बहुत पूछता है गेट, ऐसे सवालों के लिए आप अलग अलग कलर रख लीजिए, अलग अलग कलर के कंपोनेंट बना दीजिए ताकि दिखने में अच्छा रहेगा आपके लिए। तो देखिए सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक्स ऑफ ओमेगा बनाता हूँ। वेरी गुड। तो एक्स ऑफ ओमेगा कहाँ आएगा सर? तो एक्स ऑफ ओमेगा आएगा 50 पाई, ये 50 पाई और ये माइनस 50 पाई। और हाइट कितनी है सर? हाइट 1/ts हो जाएगी, मैं उसकी भी टेंशन नहीं ले रहा हूँ। अच्छा सर एक ओरिजिन पे भी तो है आपके पास इम्पल्स, ओरिजिन पे है क्या? हाँ 4 पाई हाइट का इम्पल्स है, तो यानी कि ये पाई हाइट के जो है पाई बाई टी एस बोल दो सर आप इसको, और ओरिजिन पे जो है वो 4 पाई बाई टी एस बोल दो आप, 4 पाई बाई टी एस बोल दो। ये कौन है सर? एक्स ऑफ ओमेगा। गुड। अब क्या बनाना है? एक्स ओमेगा माइनस ओमेगा एस, यानी कि इस पूरी ट्राइंगल को, तीन इम्पल्स है, इन तीनों इम्पल्स को उठा के ओमेगा एस पे ले जाना है। ओमेगा एस कहाँ है? 80 पाई पे। 80 पाई कहाँ मिलेगा? तो 80 पाई के लिए मैं कलर चेंज कर देता हूँ सर। तो एक काम करिए, आप अलग कलर लीजिए, 80 पाई का डायग्राम बनाना है सर। तो देखिए वो ध्यान से, 50 पाई के पास में ये 80 पाई यहाँ बनेगा, और ये ओरिजिन वाला जो है वो 80 पाई पे चला गया। जो माइनस 50 पाई वाला है जब उसको उठा के लेके आऊंगा तो ओरिजिन वाला, तो जो ओरिजिन पे जीरो वो 80 पाई पे चला गया। जो माइनस 50 पाई है वो कहाँ जाएगा? तो सर 80 पाई से 50 पाई कम ले लो, 30 पाई पे आएगा सर। कहाँ आएगा सर? 30 पाई। ये 50 पाई पीछे ना जीरो पे जो था वो माइनस 50 पाई पे, तो जब इस पूरे ट्रायंगल को उठाओगे और उठा के 80 पाई पे लेके जाओगे तो जो जीरो तो 80 पे जा रहा है, माइनस 50 कहाँ जाएगा सर? प्लस 30 पे। और जो प्लस 50 है वो कहाँ जाएगा सर? 85 प्लस 50 यानी कि 130 पाई पे, 130 पाई पे। तो ये जो है एक्स ओमेगा माइनस ओमेगा एस का डायग्राम है। जबकि ऐसे ही इधर भी हो रहा होगा, माइनस 30 पाई, माइनस में 80 पाई और माइनस में 130 पाई। ये कौन है? एक्स ओमेगा प्लस ओमेगा एस, इस तरह से आ रहा होगा। जो व्हाइट कलर में है, जो व्हाइट कलर में है इसका नाम क्या है? उसका नाम है सर एक्स ऑफ ओमेगा। ये जो एक शिफ्टेड है एक्स ओमेगा माइनस ओमेगा एस,
अब अगला जो आएगा वो एक्स ओमेगा माइनस टू ओमेगा एस आएगा। ऐसे इधर एक्स ओमेगा प्लस ओमेगा एस, जो अगला आएगा वो एक्स ओमेगा प्लस टू ओमेगा एस आएगा। तो इस तरह से तुम्हें इम्पल्स ट्रेन मिलेगी। इनको फिर बाद में फाइनली लो पास फिल्टर से निकाला है। इनकी हाइट 1/ts है, तो मुझे पता है टीएस की वैल्यू निकाल भी नहीं रहा मैं, क्यों? क्योंकि वो टीएस लो पास फिल्टर में से कट जाएगा, लो पास फिल्टर की हाइट भी टीएस है तो कट जाएगा। पर डिजाइन कैसे बन रही है वो दिखना चाहिए आपको। अभी डिजाइन कैसे बनी है दिखना चाहिए, आप रोक के समझिए आराम से कि डिजाइन कैसे बन रही है। और ये इंपल्स आपस में एक दूसरे में एंटर हो रहे तो होने दो, क्योंकि मुझे पता हो तो होंगे ही, दूर दूर तो जाएंगे नहीं, क्योंकि एफ एम की वैल्यू 50 पाई है, तो जो एफ एस है वो आपका कम से कम कितना होना चाहिए, 100 पाई से ज़्यादा होना चाहिए था। तो आपने 80 पाई ले रखा है, यानी कम ले रखा है, 2 एफ एम से कम ले रखा है, तो इसका मतलब ये, और एफ एम यहाँ पे ओमेगा है तो 2 ओमेगा एम से कम ले रखा है, तो यानी को आपके इनके आपस में इंटरलेप हो जाएगा। तो इसके अंदर जो ये इंटरमिक्स हो रही है, उस इंटरमिक्सिंग के बाद भी डिजाइन कुछ चेंज नहीं हो रही, क्योंकि इम्पल्स ही तो है। हाँ, अगर एक पेड़ होता तो इस पेड़ की आपस में टांग टकराती, कुछ यहाँ पे मुड़ जाता, कुछ टेढ़ा मेढ़ा हो जाता, उसको जानने में इंटरेस्ट भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे इम्पल्स है जो एक दूसरे में चली गई, तो कोई बात नहीं। अब फिल्टर लगाया सर, लो पास फिल्टर, तो लो पास फिल्टर लगाइए सर। तो लो पास फिल्टर लगा देता हूँ, किस कलर का लो पास फिल्टर लें सर? लो पास फिल्टर ले लीजिएगा आप इस तरह का। तो लो पास फिल्टर कहाँ से कहाँ तक लिया इसने? तो लो पास फिल्टर को देखते हैं क्वेश्चन में। लो पास फिल्टर कहाँ से? -40 पाई से +45 हाइट टीएस है, इसका मतलब हाइट तो जो अपने 1/ts की उसको कैंसिल आउट कर देगा। लेकिन -40 पाई से +45 के बीच में, -40 पाई से +40 पाई के बीच में ये लो पास फिल्टर लगाया, तो 3 इंपल्स निकली, -35 पे, 0 पे, +35 पे, ये तीनों इंपल्स बाहर आ जाएगी। तो यानी कि जो अब आपका आंसर आएगा लो पास फिल्टर से निकलने के बाद, वो क्या आना चाहिए सर? तो वो आना चाहिए इस तरह से, 4 पाई, -30 पाई और +30 पाई, ये 3 इंपल्स निकलेगी। ये पाई हाइट की निकलेगी। हाइट में कोई चेंज नहीं आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि 1/ts को ts से मल्टीप्लाई किया तो हाइट को तो कोई फर्क नहीं पड़ा, वो का ही डिजाइन बन गया। तो ये आपका पास फंक्शन बनना चाहिए, जो कि एक भी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, एक भी ऑप्शन में नहीं है। इसमें देखो 0 पे 4 पाई है, पर 40 पाई और -40 पाई पे पाई हाइट है, जबकि मेरे को -30 पाई और 30 पाई चाहिए था, तो ये है ही नहीं। यहाँ पे -30 पाई और 30 पाई पे पाई हाइट है, पर ओरिजिन पे 4 पाई नहीं है, तो बॉम्बे रॉन्ग हो गया। और कोलकाता के अंदर 30 और 40 दोनों ले रखे हैं, ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इसका मतलब 30 पाई पे ही आपको मिलना चाहिए था, -30 पाई +30 पाई, और इसका उसका मतलब आंसर डी है, नन ऑफ दी जिसका आंसर है। अच्छा सवाल था, इसने सारे फंडामेंटल क्लियर कर दिए अब तक के, जितने भी आपने सीखा है उसको। तो ये बहुत सही आंसर है, इसका आंसर डी है। और अच्छी बात ये है कि हम अब आपको एक सवाल और आपका आंसर मिल गया कि ज़्यादातर हम यहाँ पर कोस में क्यों काम करते हैं, सैम्पलिंग वैम्पलिंग के अंदर फोरियर ट्रांसफॉर्म में कोस ही क्यों लेते हैं, मॉड्यूलेशन थ्योरम में कोस ही क्यों लेते हैं? कि देखो कोस का जो इम्पल्स आती है ना, वो अगर एक बार के लिए अंडर सैम्पलिंग भी हो गई, हम तो ट्राई करते हैं ओवर सैम्पलिंग करने की, लेकिन अगर अंडर सैम्पलिंग भी हो गई तो यहाँ पे कोई डिजाइन खराब नहीं होता है, वो कोई नया डिजाइन मिल जाएगा। बस ये कि आप जो चाहते हैं फ्रिक्वेंसी वो ना बन गई, कोई और फ्रिक्वेंसी बन गई। अब देखो इसका अगर मैं इनवर्स लूंगा तो मुझे क्या मिल रहा है, ये इनवर्स भी लेता हूँ तो मुझे ये मिल रहा है सर 2 पाई का इनवर्स, मतलब 4 पाई का इनवर्स 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 30 पाई पाई हाइट का है, तो यानी कि कोस 30 पाई टी, ये मुझे मिला। मेरा मेन सिग्नल था 2 + कोस 50 पाई टी, याद है ना आपको? मेन सिग्नल क्या था मेरा? 2 + कोस 50 पाई टी भेजा था। मैं लो पास फिल्टर हाइट टीएस लेके वापस निकाल रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि वापस एक्सटी मिल जाएगा। एक्सटी नहीं मिला, क्यों नहीं मिला सर एक्सटी? क्योंकि आपने अंडर सैम्पलिंग कर दी, सैम्पलिंग के टाइम में तुमने गलती कर दी, आपने अंडर सैम्पलिंग कर दी। ओमेगा एस आपका 80 पाई है और ओमेगा एस सबका कम है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो आपको मिल रहा है वो अंडर सैम्पलिंग मिलेगी। अंडर सैम्पलिंग के अंदर तो ऑब्वियसली कुछ नुकसान होने वाला है, अलाइसिंग हो रहा है, अलाइसिंग में तो नुकसान होगा, लेकिन लकीली उस नुकसान के बाद भी सिग्नल कुछ तो मिल रहा है आपको, वो पूरा खराब नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ इम्पल्स है। और इम्पल्स क्यों है? कोस में इम्पल्स होती है, 2 इम्पल्स होती है, वो पेड़ की तरह डिजाइन नहीं है, ट्रायंगल की तरह डिजाइन नहीं कि आपस में खराब हो जाएंगे, टकरा जाएंगे तो खराब हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो इसलिए हम ज़्यादा कोर्स में लेते हैं। हालांकि ये आउट ऑफ द लीक मैंने बात बता दी, लेकिन फिर भी आपको बात समझ में आनी चाहिए क्या कर रहा हूँ मैं। अब कुछ अच्छा सवाल और देखते हैं। तो ये देखिए, ये सवाल गेट का क्वेश्चन है, गेट में आया हुआ है, मुझे ईयर याद नहीं है, तो एक गेट का क्वेश्चन ले लेते हैं। ये अच्छा सवाल था तो मैंने यहाँ ले लिया। बाकी भी इसके बाद में 2014 के जो क्वेश्चन आए हुए हैं, 2014 ईसी में भी आया, इलेक्ट्रिकल में भी आया, इंस्ट्रूमेंटेशन में भी आया, तीनों सवाल देख लेंगे और उसके बाद बात समझाएंगे, फिर हम आगे कदम बढ़ेंगे। तो फिलहाल सवाल से प्रैक्टिस अच्छी से होती है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को मैं फिर से कहूँगा कि आप एक बार के लिए यहाँ पर पॉज करके इस क्वेश्चन को उतार लें, अपने हाथ से सोल्व करने की कोशिश करें, जितना भी हो जाए, जितना भी तंग आ जाए, चाहे 10 मिनट लग जाए, चाहे 15 मिनट लग जाए, चाहे 20 मिनट लग जाए, और जब आपको लगे कि हाँ मुझसे नहीं हो रहा, तो फिर वापस आप इसको वीडियो को ऑन करें और फिर देखें। देखो, सबसे अच्छी बात क्या है कि जब मैं आपको कोई लोड नहीं ले रहा हूँ, तो आपको कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है। मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं, चाहे अपन दोनों ही पढ़ रहे हो इस प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब पे, जहाँ पे हजारों लाखों लोग होते हैं, लेकिन आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये टेंशन मेरी है। आपके लिए पढ़ा रहा हूँ मैं, तो आप बिंदास पढ़िए इसको।
आप तो उसको रोकिए, जब तक वो जो चीज़ सीखनी है वो जब तक ना सीख ले तब तक पीछे पड़े रहिए। अगर आपको लगता है कि नहीं समझ में आई तो आप उसके अंदर अपना कमेंट लिखिए, मैं आपका कमेंट पढ़ूंगा, मैं आपको बात को समझा दूंगा। और या फिर मैं आपको इवन सबसे अच्छा होता है टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना। तो अगर आप टेलीग्राम पे जुड़ जाएंगे तो उसके अंदर आप मुझे हर दिन वहाँ बात कर सकते हैं। फिलहाल देखते हैं कि क्या सॉल्व होगा ये क्वेश्चन। तो देखिए इसको सॉल्यूशंस देखते हैं। सॉल्यूशन इसका, कंसीडर ए सैंपल सिग्नल yt इक्वल टू 5 × 10 की पावर -6 xt। देखिए सवाल देखने में बहुत अजीब और डरावना सा लग रहा है। yt इक्वल टू 5 × 10 की पावर -6, ये कांस्टेंट है, इंटू xt से मल्टीप्लाई कर रखा है और साथ में ये इम्पल्स ट्रेन से मल्टीप्लाई कर रखा है। तो मेरे से अगर ढंग से पूछे जो yt है वो xt इंटू pt है, बस एक कांस्टेंट और मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेनली तो xt इंटू pt है, यानी कि एक तरह सैम्पलिंग वाला काम हो रहा है। क्वेश्चन में सैम्पलिंग कहीं बोल भी नहीं रहा पर वो तो सैम्पलिंग ही रहा है। xt इंटू पीटी, पीटी इम्पल्स ट्रेन होती है, ऐसी तो होती है इम्पल्स ट्रेन, तो xt इंटू पीटी कर दिया आपने। हमको पता है xt इंटू पीटी करने से सैम्पलिंग होती है, तो जो हमें सैंपल सिग्नल मिलता है वो xst होता है, तो वही यानी सैंपल सिग्नल ही है। बस हाइट में 5 × 10 की पावर 6 और मल्टीप्लाई कर दिया। गेट इतना नाटक तो करेगा, कोई बहुत बड़े बड़े सवाल नहीं बना रहा, पर जो आप जानते हैं उसमें 19-20 अपनी तरफ से एक टच और दे देगा, कभी टोपी बना देगा, कभी कुछ कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर देगा। तो यानी कि जो सैम्पलिंग पढ़ रहे हैं वही चीज़ है, x इंटू पी2 साथ में कोई हाइट भी है। और xt इसने बोला कि ये सिग्नल है 10 cos 8 pi × 10 की पावर 3t, यानी कि 8 पाई किलो रेडियन पर सेकंड में। तो ये है सैम्पलिंग इंटरवल दे रखा है इसमें ts 100 माइक्रोसेकंड, 100 माइक्रोसेकंड का सैम्पलिंग इंटरवल दे रखा है। जब भी मैं ये देखता हूँ तो सबसे पहले मेरे मन में आता ही यही है कि भाई ये ओवर सैम्पलिंग है कि कहीं अंडर सैम्पलिंग है। तो देखो इसके अंदर आप देखो यहाँ पे अगर मैं इसके एफएम की बात करूँ तो एफएम कितना आ रहा है, 2 पाई से डिवाइड करो तो 4 किलो हर्ट्ज, मतलब 4 जब होता है 2 पाई से डिवाइड करूँगा तो 4 किलो हर्ट्ज आ रहा है। तो एफ एम 4 किलो हर्ट्ज है, जबकि यहाँ पे एफ एस कितना है, एफ एस को अगर मैं देखूंगा तो 100 × 10 की पावर -6, यानी कि 10 की पावर -4, उसको ऊपर ले जाऊंगा तो 10 किलो हर्ट्ज, 10 किलो हर्ट्ज ये है, 4 किलो हर्ट्ज ये है, यानी कि ये डबल से भी ज़्यादा है, 8 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा है। इसका मतलब ओवर सैम्पलिंग है। ओवर सैम्पलिंग है तो इसका मतलब कुछ सिग्नल टकरा नहीं रहे, जैसा सिग्नल आपने भेजा है xt वैसे का वैसे फॉर्मेट में आ जाएगा। और देखना यहाँ पे ऑप्शन में सारे के सारे ऑप्शन में cos 8 पाई × 10 की पावर 3t आ रहा है, 8 पाई × 10 की पावर 3t आ रहा है। ये आपने पहली बार में समझ लिया, बहुत बड़ी बात है, बहुत आगे चले गए, वरना वहाँ पे लोग समझ नहीं आ रहा कि तो हाइट में क्या क्या कर रखा है, क्या क्या लिख रखा है। ऐसे सवाल को देख के वो छोड़ के आए थे, मेरे को ध्यान है गेट का ही क्वेश्चन है पुराना, बट ठीक है वट एवर। तो ये जो कहानी हुई इसमें अब बस सारा गेम हाइट का है, गेम किसका है यहाँ पे, हाइट का है। चलो वो भी देख लेते हैं। yt जो इसने बोला कि जो सैम्पलिंग सिग्नल yt है, व्हेन yt इज पास थ्रू एन आइडियल लो पास फिल्टर विद ए कट ऑफ फ्रीक्वेंसी 5 किलोहर्ट्ज देन आउटपुट ऑफ फिल्टर। अब इसने बोला आइडियल लो पास फिल्टर से निकाल रहा हूँ, पर लो पास फिल्टर की हाइट कितनी इसने बोली नहीं, तो अब आपको याद रखना आइडियल लो पास फिल्टर की हाइट 1 ही होती है। क्या होती है, 1। हम चाहते हैं ts हाइट ले लें ताकि जो हाइट आपने सिग्नल xt के लिए वैसे के वैसे निकल के आ जाए, यानी 10 cos 8 पाई × 10 की पावर 3t निकल के आ जाए। ऐसा डी ऑप्शन तो तब होता जब आप लो पास फिल्टर की हाइट ts लेते, जो ts की है, लेकिन इसने कुछ हाइट बोली नहीं, तो इसका मतलब हाइट 1 ले रखी है, ts तो नहीं ले रखी है। अगर ts नहीं ले रखी तो डी ऑप्शन तो पक्के से नहीं हो सकता सर, ये वाली सेम की सेम हाइट तो नहीं आएगी। अब क्या हाइट आएगी, तो इतना तो अपने दिमाग से अपने सोल्व कर लिया, लेकिन इतना बड़ा सवाल, इतना टेढ़ा सवाल, लेकिन अब वास्तव में क्या हाइट आएगी उसके लिए हमको थोड़ा सोल्व करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ सोल्व कर रहा हूँ, आपने अपनी तरफ से ट्राई किया होगा। देखो पहले तो मैं वाई ओमेगा बना रहा हूँ, वाई ओमेगा, वाई ओमेगा क्या होगा सर, वाई ओमेगा होगा एक्स ओमेगा कितना है सर, 10। अच्छा सर, तो आप सीधा वाई ओमेगा मत बनाओ, पहले एक्स ओमेगा ही बनाओ, क्योंकि वाई ओमेगा में तो पूरी ट्रेन बनानी पड़ेगी, जगह नहीं है यहाँ पे। तो चलो एक्स ओमेगा बनाता हूँ, तो 8 पाई × 10 की पावर 3। सर फ्रीक्वेंसी में बना सकते हैं क्या, फ्रीक्वेंसी बना सकता हूँ मैं। फ्रीक्वेंसी में अगर आप झेल लें तो अच्छी बात है, वरना ओमेगा में करते आए हैं तो ओमेगा में कर लें कि सर 8 पाई ले लीजिए, मैं ओमेगा को ले रहा हूँ किलो रेडियन पर सेकंड में, किलो रेडियन पर सेकंड, 10 की पावर 3 है ना, ये 10 की पावर 3 को हटा रहा हूँ, 8 पाई लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो 8 पाई और -8 पाई पे आपके पास ये हाइट है कितनी सर, 10 पाई। सिर्फ कोस होता तो पाई आई रहती, 10 से भी ये तो मल्टीप्लाई कर दिया 10 पाई, कहाँ पे, +8 पाई और -8 पाई पे, किलो रेडियन पर सेकंड के अंदर है ये ओमेगा। ओके सर, ये एक्स ऑफ ओमेगा हो गया। नाउ अब मैं क्या करना चाहता हूँ सर, ये जो है एक्स टी इसको शामिल करके पीटी से मल्टीप्लाई करके वाई टी जो है उसका डायग्राम बना दो। वाई ओमेगा का डायग्राम ढंग से बना दिया तो लो पास फिल्टर के बाद क्या बचेगा आपके पास, अपने आप आंसर आ जाएगा। तो चलिए वो भी करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर अब जो मेरे को डायग्राम बनाना है वो वाई ऑफ ओमेगा का ही बनाना है, तो बड़े ध्यान से देखिएगा सर। सबसे पहले तो एक्स ऑफ ओमेगा आएगा, एक्स ऑफ ओमेगा कहाँ है, एक्स ऑफ ओमेगा है सर -8 पाई +8 पाई पे, तो +8 पाई
माइनस 8 पाई। हाइट कितनी है सर? 10 पाई। अच्छा 10 पाई हाइट xt की थी, इसने pt से मल्टीप्लाई किया, साथ में एक हाइट और मल्टीप्लाई कर दी 5 इंटू 10 की पावर माइनस 6, तो 5 इंटू 10 की पावर माइनस 6 से ही मल्टीप्लाई करें। तो सर ये हाइट का गेम है, 5 इंटू 10 की पावर माइनस 6 से भी मल्टीप्लाई है कॉन्स्टेंट से। साथ ही साथ आपको पता है कि जब आप वाई ओमेगा बना लेंगे तो 1/ts टाइम भी हो जाती है सर हाइट, तो 1/ts टाइम भी हाइट को कर दें। हमें पता है ना 1/ts टाइम तो हो ही जाती है। वाई टी क्या है अपने आप में? एक्स इंटू पी टी है सर, एक्स इंटू पी टी तो है, यानी कि अपना सैंपल सिग्नल ही तो है। एक्स इंटू पल्स ट्रेन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सैंपल सिग्नल होता है, वही है, बस साथ में कांस्टेंट हो रहा है तो कोई बात नहीं, पर है तो वही। तो उसके अंदर खुद भी 1/ts टाइम हाइट आती है, 1/ts टाइम से हाइट आती है। आपको पता है, हर बार मैं बार बार चलो पीछे नहीं जा रहा, मैं आपको पता है ना ये बात कि 1/ts टाइम्स तो हाइट वैसे भी आ रही थी, तो 1/ts टाइम्स हाइट मैंने वैसे भी कर दी 1/ts टाइम्स। ठीक है सर। अब ये सारी की सारी जो कहानी है ये अभी तो एक्स ऑफ ओमेगा की, अब एक्स ओमेगा माइनस ओमेगा एस, तो ओमेगा एस बताओ सर कितना आ रहा है? तो सर वो होता है 2 पाई बाय टी एस। 2 पाई टी एस कितना है सर? सैम्पलिंग इंटरवल, सैम्पलिंग इंटरवल दिया किसने? सैम्पलिंग इंटरवल 100 माइक्रोसेकंड, 100 माइक्रोसेकंड, तो यानी कि सर 10 की पावर माइनस 4 बोल दो आप, तो उसको आप बोल सकते हो कि सर 20 पाई किलो रेडियन पर सेकेंड, 20 पाई किलो रेडियन पर सेकेंड। इसका मतलब बहुत दूर है अभी तो 20 पाई पे, यानी कि सर ये जो सेंटर है जीरो की जगह कहाँ पे आएगा? 20 पाई पे, किलो रेडियन में चल रहा है सारा काम, तो 20 पाई पे, तो जो 8 है वो कहाँ जाएगा? 28 पे जाएगा, और जो -8 है वो कहाँ जाएगा सर? 12 पाई पे जाएगा। तो यानी कि ओवर सैम्पलिंग है सर, दूर दूर है, तो कोई मतलब ही नहीं, फिर तो इधर भी दूर दूर होगा। ठीक है ना, जैसे इसको अलग अलग कलर से बनाने की हैबिट होनी चाहिए। ये एक्स ओमेगा माइनस ओमेगा ऐसे, ये एक्स ओमेगा है, ये एक्स ओमेगा प्लस ओमेगा ऐसे, फिर 2 ओमेगा एस का बना दो उधर, एक्स ओमेगा माइनस 2 ओमेगा एस, एक्स ओमेगा माइनस 3 ओमेगा एस, एक्स ओमेगा प्लस 2 ओमेगा एस, एक्स ओमेगा प्लस 3 ओमेगा एस, ऐसे चलते रहेंगे ये। तो ये -20 पाई है, तो -20 पाई प्लस 8 पाई -12 पाई, और यहाँ पे -28 पाई, ऐसे चलते रहेंगे दूर दूर। तो दूर दूर सच में तो कोई टेंशन ही नहीं है। और लो पास फिल्टर लगा रखा है, कहाँ लो पास फिल्टर लगाया सर? लो पास फिल्टर की कट ऑफ फ्रिक्वेंसी बोली 5 किलो हर्ट्ज, तो यानी कि रेडियन पर सेकंड में बोलूंगा तो मैं 10 पाई किलो रेडियन पर सेकंड, 10 पाई किलो रेडियन पर सेकंड का मतलब है कि सर लोड ही नहीं है यहाँ पे, तो दूर दूर ही है, तो ये 10 पाई -10 पाई से +10 पाई। लेकिन हाइट जो है सर आइडियल लो पास फिल्टर की वो 1 ही होती है, तो यानी जो आपको दिख रहा है वही एज इट इज निकलेगा। तो यानी कि जो आउटपुट पे आ रहा है वो क्या आएगा सर? तो बड़े ध्यान से देखिएगा सर, जो आउटपुट पे आ रहा है वो आएगा, डिस्टोर्ट तो नहीं हो रहा, -8 पाई +8 पाई ही आएगा, -8 पाई और +8 पाई ही आएगा। लेकिन हाइट का जो गेम है वो ध्यान समझिएगा, हाइट का गेम क्या होगा? हाइट में आएगा सर 10 पाई इंटू 5 इंटू 10 की पावर -6 इंटू 1/ts। ts कितना था सर? 100 माइक्रोसेकंड, 100 माइक्रोसेकंड मतलब 10 की पावर -4, ये आएगा सर। ये जो डिजाइन है इसका इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म लेना है, इसका इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म लेना है। तो सर पाई को हटा दो, क्यों सर? कोस ओमेगा नॉट टी का होता है पाई डेल ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट प्लस डेल ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट, तो उस पाई को हटा दो, बाकी हाइट 1 ही रहती है। तो इस पाई को हटाने के बाद जो भी हाइट है वही आपके पास फंक्शन की हाइट होगी। तो सर देखो बहुत ध्यान समझना कि यहाँ पे आपने 5 इंटू 10 की पावर -6 ले रखा है, ठीक है, और यहाँ पे 10 की पावर -4 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर +4 हो जाएगा, और 10 की पावर +5 हो जाएगा। तो सर देखो मैं इसको ये बोल सकता हूँ, ये सारा कुछ मिला के पहले तो इनको आपस में कैंसिल आउट करते हैं, तो 5 इंटू 10 की पावर -1 इंटू पाई है, ये हाइट कितनी है? 10 की पावर +5 और 10 की पावर -6, 10 की पावर -1 बचेगी, तो 10 की पावर -1 इंटू पाई है, और जब इसको इनवर्स लाप्लास में लोगे तो क्या मिलेगा आपको? तो मिलेगा सर 5 इंटू 10 की पावर -1 कोस, ये 8 पाई किलो में है, तो कोस 8 पाई इंटू 10 की पावर 3t, ये आपका आंसर होगा। एक पाई कहाँ से हटा दिया आपने सर? वो तो हटता ही है, कोस ओमेगा नॉट टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है पाई डेल ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट प्लस पाई डेल ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट, तो यानी कि हाइट पाई तो होती है, सिंपल कोस है तो हाइट 1 वाला, अगर कोस के साथ 10 भी मल्टीप्लाई है या a मल्टीप्लाई है तो हाइट a पाई हो जाएगी, 10 मल्टीप्लाई तो 10 पाई हो जाएगी। जैसे मैंने कहा यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई था, कोस में 10 तो 10 इंटू पाई हो जाएगा। जब इसका इनवर्स वापस लूंगा तो इस पाई को ताकि जो 10 हाइट में लिखा हुआ है वो आगे लिख दो कोस के अंदर, क्योंकि दो इम्पल्स है -8 पाई +8 पाई पे, तो बस पाई को ताकि जो भी हाइट है वही 10 कोस में बन जाएगा, कोस ओमेगा नॉट की।
ये फोरियर ट्रांसफॉर्म की प्रैक्टिस होनी चाहिए। कोस माइनस टी क्या होता है, इसका इनवर्स क्या होता है, सीधा सीधा क्या होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको पता है तो यानी कि सर आंसर क्या गया, सी ऑप्शन 5 × 10⁻⁻1 कोस 8 पाई × 10⁻t। इसका आंसर है सर सी ऑप्शन, यहाँ पे आप बोल सकते हैं आंसर सी। तो होपफुली आपको बात समझ में आएगी जो मैं कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे इस वीडियो के साथ। इस क्वेश्चन को आपने ढंग से समझा होगा तो आपको बात समझ में आएगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बाकी हम आगे चलते हैं, जो लेटेस्ट एग्जाम में जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो भी देख लेते हैं। देखिए ये गेट इसी 2024 का क्वेश्चन आया हुआ है, यानी कि इसी साल का क्वेश्चन है 2024 का। द रेडियन फ्रिक्वेंसी वैल्यूज फॉर विच द डिस्क्रीट टाइम सिग्नल हैज पीरियड। देखो इसने बोला कि हमने जब लास्ट टाइम देखा था ना टाइम पीरियड निकाला था डिस्क्रीट का, वो पूछा है इसने एन नोट, इसने बोल रखा है 40 है, ठीक है ना। टाइम पीरियड कितना बोला 40 है, तो इसने बोला ओमेगा क्या हो सकता है। ये एमएसक्यू क्वेश्चन था, क्या था सर ये एमएसक्यू, मल्टीपल सेलेक्टिव क्वेश्चन था। ये 4 ऑप्शन में से मल्टीपल सेलेक्ट कर सकते हैं आप, तो आप चूज करिए क्या आ सकता है इसका आंसर। तो देखिए सर हमें पता है एन नोट होता है 2 पाई m बाई ओमेगा नोट, m एनी इंटीजर, ठीक है सर। तो ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन वाइज करना पड़ेगा सर। पहले ए ऑप्शन लेता हूँ, ए ऑप्शन में रख के देखता हूँ। तो एन नोट 2 पाई अपॉन 0.15 पाई एम, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ सर ये 200/15 एम हो चुका है आंसर। अब इसको अगर मैं कैंसिल आउट करूँ तो 40/3 एम हो चुका है। मिनिमम कितना हो सकता है आपस में कट पिट के 40/3 हो सकता है। तो अब इस एम के लिए 3 ले लूँगा तो मुझे पता है कि एन नोट मेरे को 40 मिल जाएगा, टाइम पीरियड 40 मिल जाएगा। मैंने सिखाया था ना आपको लास्ट क्लास में कंटिन्यूस एक्सटी को एक्सएम बनाने का जो तरीका था उसका सवाल ले लिया इसने डिस्कशन में। ये पूरा पूरा सैम्पलिंग में नहीं दिखा हुआ है, एक और क्वेश्चन है इसमें सैम्पलिंग का भी, एक और क्वेश्चन आया हुआ है वो भी मैं लूँगा लास्ट में 2024 के अंदर ईसी के अंदर। तो ईसी के अंदर से देखा जाता है 2 सवाल है जो अपन ने बात की, मैंने इसको इसलिए लिया क्योंकि अपन ने पहले बात की। तो ए ऑप्शन तो सर इसमें है, एक को तो टाइम पीरियड 40 मिल जाएगा क्योंकि जो एम है इसके लिए 3 ले लूँगा तो 40 मेरे को मिल जाएगा। बी ऑप्शन देखते हैं सर, बी ऑप्शन के अंदर क्या आएगा आंसर। तो बी ऑप्शन में देखिए यहाँ पे एन नोट इक्वल टू 2 पाई अपॉन 0.225 पाई, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया है। ऊपर ध्यान से देखो तो सर 2000/225 कैंसिल आउट करेंगे तो आप कैंसिल आउट करके देखिएगा, पूरा करूँगा हम इसको यार। 400 नीचे कितना आ रहा है सर 45, अभी तो और कैंसिल आउट होगा, ठीक है तो और करिए 80/9। अब कैंसिल आउट नहीं सकता, कुछ भी इसका फैक्टर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब टाइम पीरियड कितना आ रहा है सर 80, और 80 टाइम पीरियड रॉन्ग आंसर, 80 टाइम पीरियड रॉन्ग आंसर। हमको पता है कि इसका जो टाइम पीरियड है 40 होना चाहिए, इसका 80 है, यानी 40 तक तो अपने आपको रिपीट ही नहीं कर रहा, तो 80 टाइम पीरियड इसका, इसका मतलब 80 जो है इसका रॉन्ग आंसर है। तो बॉम्बे तो नहीं लेंगे सर अपन, फिर देखते हैं सी ऑप्शन को, ऑप्शन रख के चेक करना है। सी ऑप्शन को देखते हैं एमएसक्यू क्वेश्चन है, तो सर फिर से वही एन नोट इक्वल टू 2 पाई अपॉन 0.3 पाई एम, तो यहाँ पे है 20/3 एम, एम के लिए 3 लूँगा तो 20 आ जाएगा टाइम पीरियड, 20 नहीं 40 चाहिए, तो सी भी रॉन्ग है, सी भी क्या है रॉन्ग है। डी ऑप्शन देखते हैं सर, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी को देखेंगे तो एन नोट ये साफ साफ दिख रहा है सर 2 पाई अपॉन 0.4 पाई, पाई से पाई कैंसिल आउट, 200/40 पाई एम, और यहाँ पे मैं फिर से करता हूँ तो 5 से जा रहा है 40/9 एम, ये कैंसिल आउट हो रहा है, इससे आगे कैंसिल आउट नहीं हुआ। अब एम को 9 लूँगा तो 9 हट जाएगा, तो टाइम पीरियड 40 आ रहा है, अब की बार टाइम पीरियड 40 आ जाएगा, इसका मतलब डी राइट आंसर है सर। तो डी आपका जो आंसर है वो राइट आंसर आ जाएगा, तो डी आ जाएगा, बी और सी हटा के, तो ए और डी राइट आंसर है इसका, तो इसलिए आंसर क्या है ए एंड डी। वैसे ये बहुत इंटरेस्टिंग था, ये गेट ने जब 2024 में दिया तो ए और डी आंसर दिया सबसे पहले स्टार्टिंग में, बट फिर इसके ऊपर जो क्लेम किए गए उस क्वेश्चन के बाद तो उसने वापस अपने को रीचेक करके एक ऑप्शन और मान लिया, मतलब उसने 2 आंसर दिए फिर फाइनल अपने आंसर की में, ए एंड डी भी आप उसको सही मान सकते हैं या फिर ए सी एंड डी भी सही मान सकते हैं, मतलब एक तो ये आंसर दिया और एक और इसने ऑप्शन रख दिया कि ए सी एंड डी भी सही मान लेते हैं। मैं हर कंट्रोल से भी बात करता हूँ कि क्या गेट कहना चाह रहा है, क्या हो रहा है, अरे उसी की वजह से मैं कह रहा हूँ, मैंने अपना जो वीडियो बनाया था 85 रैंक कैसे लेके आया, इसमें यही था कि ज्यादातर जो दुनिया में 3 क्वेश्चन ऐसे थे, मतलब 2 तो साफ साफ थे जिसके अंदर ज्यादातर सारे लोग गलत बोल रहे हैं, मैं कुछ और लगा के आया हूँ, मैं अपनी बात पे लड़ रहा हूँ, अपनी बात पे लड़ रहे हैं, और ऐसे लड़ाई हो रही कि बिल्कुल
मतलब बात सही लग रही है कि हाँ मैं अपनी तरह से बोल रहा हूँ कि भाई ये बात जिस तरह से है, वो अपना एक अलग लॉजिक देके, जो दुनिया के बाकी की अदर फैकल्टी है जितने भी, वो अपनी लॉजिक दे रहे थे, मैं उस पर टिका था। और लड़ाई इसी बात पे कि आपको आंसर से मतलब नहीं है, आपको लॉजिक से मतलब है। लॉजिक पे लड़ाई करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या है। फिर फाइनल गेट में पता चला कि वो मेरा वाला आंसर बना। एक तो उसने हमें 3 क्वेश्चन में से एक तो उसने मार्क्स टू ऑल कर दिए और 2 आंसर मेरे वाले थे। मेरे 56 के आसपास मार्क्स होते, वो 61.33 मार्क्स चले गए, तो उससे वो 85 रैंक हो गई एकदम से। तो इसलिए बोल रहा हूँ आपके साथ ये बहुत कुछ वेटेज मतलब आपके साथ काम कर सकता है, आप लॉजिक पे लड़ेंगे। अब मैं बताता हूँ कि इसका क्या थॉट प्रोसेस था, सी क्यों माना इसने सही। इसने बोला कि देखो सी ऑप्शन के अंदर क्या आ रहा है, टाइम पीरियड 20 आ रहा है। अगर किसी का टाइम पीरियड 20 है, उसका टाइम पीरियड 40 भी हो सकता है। किसी का टाइम पीरियड 20 है, उसका 40 भी हो सकता है। लेकिन किसी का टाइम पीरियड 80 है, जैसे डी ऑप्शन क्या आ रहा था, जो बॉम्बे ऑप्शन था गलत साफ साफ, हाँ 80 आ रहा था। यहाँ पे टाइम पीरियड कितना आ रहा था, यहाँ पे टाइम पीरियड आ रहा था सर 80, इन पे 80 आ रहा है। इसको एन नोट लिखोगे तो आप क्या लिखोगे, इसका 80 आ रहा है और इस पे जो एन नोट आ रहा है वो 20 आ रहा है। तो जो बी और सी के अंदर बात करें तो सी जिसका 20 आ रहा है वो 40 में आ सकता है। जिसने बोला कि कौन कौन आ सकते हैं 40 में, कौन कौन आ सकते हैं, तो वो आ सकता है एक बार के लिए। लेकिन जिसका टाइम पीरियड 80 है वो 40 में नहीं आ सकता। जो 80 तक अपने आप को अलग ही तरह से लेके चल रहा है, बड़े ध्यान से समझो भाई। किसी का टाइम पीरियड 80 है तो ये 40 के आसपास तो अजीब डिजाइन है। तो डिजाइन के अंदर ये वाला जो सीन है, और यहाँ पे एक तारे हैं, यहाँ पे पेड़ है, यहाँ पे एरो है, और यहाँ पे इस तरह से कुछ पहाड़ घूम गया, यहाँ पे कुछ एक नदी बन गई, इस तरह की जो चीजें बनी हुई है वो 40 पे थोड़ी बन रही है, 80 जाके पूरी डिजाइन बनी है। अब सेम की सेम डिजाइन आगे रिपीट होती जा रही है, सेम सेम डिजाइन रिपीट होती जा रही है। यहाँ पे मैं कुछ भी बना दूँ या सूरज बना दूँ, अब कोई भी इतनी अजीब सी जो डिजाइन है वो 80 पे जाके कंप्लीट हो रही है, अब 80 के बाद रिपीट हो रही है। लेकिन अगर किसी का टाइम पीरियड 20 है कि सर यही अगर आप ये बना देते कि इस तरह से लेके इस तरह से लेके 20 ले गए, तो ये वापस रिपीट हो रही है। तो मुझे बताओ कि ये जो 2 डिजाइन बन गई 40 के अंदर, क्या ये जो 2 डिजाइन बन गई, क्या ये अपने आप में पीरियडिक नहीं हो सकता? आप अगर 40 को बोल दो तो क्या ये डिजाइन वापस पीरियडिक नहीं हो सकता? समझ ले मेरी बात को। 40 नहीं 60 बोलना थी, मतलब ये 20 जो टाइम पे बोल रहे हो ना, 20 के बाद रिपीट हो रहा है ना ये, तो सेम जो है इसके बाद वापस आगे रिपीट होने लगेगा। तो मैं बोल रहा हूँ कि ये रिपीट वाली डिजाइन जो है वापस यूज हो रही है। आप सर इसको ऐसे क्यों ले रहे हैं? देखो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये कोई डिज़ाइन है, ये यहाँ तक 20 तक थी, सेम डिज़ाइन आगे 40 तक है, तभी तो पीरियडिक है। फिर सेम डिज़ाइन आगे 60 तक है, फिर 80 तक है, और ऐसे इधर सेम -20 तक है। इसका टाइम पीरियड कितना है मैं क्या बोलूँगा सर? इसका टाइम पीरियड है सर 20। अच्छा मुझे बताओ क्या इसका टाइम पीरियड 40 बोल सकता हूँ? सर 40 में तो 2 डिज़ाइन हो जाएगी, तो ये भी तो रिपीट हो रही है, ये 2 डिज़ाइन भी तो रिपीट हो रही है। इसका टाइम पीरियड 60 भी तो बोल सकता हूँ, वो भी तो रिपीट हो रही है। लेकिन क्या सही डेफिनेशन है ये? नहीं। टाइम पीरियड की सही डेफिनेशन ये है कि वो मिनिमम टाइम जहां पर फंक्शन अपने आप को रिपीट करता है। तो मिनिमम टाइम तो 20 है सर, इसलिए असली टाइम पे तो 20 है। लेकिन जो लोग केस कर रहे हैं, जो ये बोल रहे हैं कि यार 40 में क्या गलती है, क्योंकि आपके सवाल है एमएसक्यू बोला है, एमएसक्यू बोल के हमको थोड़ा सा लिबर्टी दी है आपने, ज़्यादा सोच सके हम। तो आपने बोला कि भाई कौन कौन से ऑप्शन हो सकते हैं जिनका 40 टाइम पीरियड मान सकता हूँ मैं, तो सर उसमें तो फिर सी भी आ सकता है। तो उस बात को ध्यान रखते हुए फिर सी भी कर दिया, कंट्रोवर्सी में फंस गए। लेकिन अदरवाइज सही आंसर ए एंड डी है। सही आंसर तो क्या है? ए एंड डी है। 20 टाइम पीरियड वाले का टाइम पीरियड आप 40 बोल रहे हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन के हिसाब से बोल दिया कि इसलिए तो 2 आंसर सही दे दिए। ए एंड डी वालों को भी सही माना और ए सी एंड डी वालों को भी सही माना है, बाकी सबको रॉन्ग माना है। तो ये इसकी कहानी थी, ये इसी के अंदर सवाल आया था इसी साल। अब ऐसे सवाल देखिए इंस्ट्रूमेशन में 2024 के अंदर ही इंस्ट्रूमेशन में क्वेश्चन आया। क्या बोला? नाइक्विस्ट सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? x ऑफ t = 10 sin स्क्वायर 200 पाई टी की। तो बताइए क्या आएगी इसमें? तो देखिए इसमें मैं फिर से बोलता हूँ, आप हमेशा बीच बीच में ब्रेक ले लीजिएगा और आप इसको पॉज करके खुद सोल्व करिए। बाकी सवाल सिंपल है, मैं तो बिना ही पॉज के करूँगा ताकि टाइम वेस्ट ना हो। यहाँ पे देखिए 1 - cos 2 थीटा अपॉन 2 साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है सर? साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 - cos 2 थीटा अपॉन 2। तो सर इसका मतलब ये हुआ कि 5 - 5 cos 400 पाई टी। इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म बना सकते हैं, लेकिन मुझे बताइए कि इसका एफ कितना आएगा सर? 5 के ऊपर आपको पता है फोरियर ट्रांसफॉर्म बनाओ तो 10 पाई हाइट की, सॉरी पाई हाइट की ना, तो 5 पाई हाइट की एक इम्पल्स आएगी यहाँ पर, टू पाई डेल ओमेगा मतलब 10 पाई हाइट की इम्पल्स आएगी, और यहाँ पे 5 पाई, और सर माइनस का साइड है तो माइनस मतलब नीचे की तरफ ले लीजिए,
माइनस का पाई है तो माइनस का 5 पाई है टीम बताइए। और जैसे मतलब ही नहीं था, मुझे मतलब था एफ एम कितना है, तो 400 पाई वो तो दिख ही रहा है सर। तो एफ एम की वैल्यू है सर 400 पाई। अगर एफ एम की वैल्यू 400 पाई है तो नाइक्विस्ट एफ एस होता है 2 एफ एम, तो 2 एफ एम हो जाएगा सर। और फिर से बता दूँ, यहाँ पे हर्ज में बोला है, ये तो एफ एम गलत बोल रहे हैं, एफ एम नहीं है ओमेगा एम है। तो हम एफ एम बोलेंगे तो 200 हर्ज है सर, 2 पाई से डिवाइड करना पड़ेगा, 200 हर्ज है, तो एफ एस आ जाएगा सर 400 हर्ज। इन छोटी छोटी बातों का बहुत ध्यान रखिए कि एफ एस पूछा है या ओमेगा एस पूछा है, हर्ज में पूछा है या रेडियन पर सेकंड में पूछा है। 400 हर्ज इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर था 400 हर्ज, तो 400 इज द राइट आंसर। क्लियर? तो सिंपल छोटा सा क्वेश्चन था, इंस्ट्रूमेंटेशन में पूछा गया था, ये भी इसी साल है 2024 का। मैं ज़्यादा पीछे जा ही नहीं रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे सवाल हो जाएंगे, वो आप भी प्रैक्टिस करते रहें। अब मैं इलेक्ट्रिकल का पूछ देख लेता हूँ। 2023 में पूछा ये क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल के अंदर। और क्या क्वेश्चन था ये सिग्नल एक्स ऑफ टी ए 2 cos 180 पाई टी cos 60 पाई टी इज सैम्पल्ड एट 200 हर्ज देन। और अच्छा, आप इन क्वेश्चनों को चेक भी कर सकते हैं, जिसमें मैं नंबरिंग के साथ आ रहा हूँ। 63 नंबर का क्वेश्चन आया था 2023 के अंदर, आप देखना पेपर के अंदर 63 में आया। आपके पास पेपर होने चाहिए, आप डाउनलोड कर सकते हैं गेट की साइट पे जाके। तो ये आपको 2024 का जो इंस्ट्रूमेंटेशन में 27वें नंबर का क्वेश्चन था, उनके आंसर भी चेक कर ले। आप ऐसे खोजबीन करते रहना चाहिए, बाकी मैं आपके लिए सब कुछ खोजबीन करके मैं ही आ गया हूँ। 56 क्वेश्चन आया था, 56 नंबर का है ये 2024 में ईसी के अंदर, तो ये आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं। 63 नंबर का क्वेश्चन था। क्या था क्वेश्चन ये? तो ये था कि एक्स टी जो है 2 cos ए cos बी वाला है फंक्शन, इट्स सैम्पल एट सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी 200 हर्ट्ज दे रखा है, पास थ्रू एन आइडियल लो पास फिल्टर जी कट ऑफ फ्रिक्वेंसी 100 हर्ट्ज है, मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी प्रेजेंट इन फिल्टर सिग्नल। अच्छा सवाल है। और मैं एक दो चीजें और देखता हूँ, सैम्पलिंग के अच्छे सवाल इलेक्ट्रिकल और इसी में तो बहुत अच्छे से आए हैं, मतलब मैं तो इंस्ट्रक्शन भी आए होंगे, लेकिन ज्यादा जो सामने आते हैं ना एनकाउंटर बच्चे ज्यादा फूल लेके आते रहते हैं, तो वो इलेक्ट्रिकल इसी में तो बहुत सारे सवाल मिल जाते हैं। तो रीजन ये कि इंस्ट्रूमेंटेशन वाले बच्चे बहुत कम आते हैं इनक्विसिट होके, उसमें सवाल अच्छा है, लेकिन सैम्पलिंग के सवाल बहुत अच्छा है। जैसे ये वाला सवाल, अब तक ये सब सवालों के अंदर गेट का ये वाला अच्छा लग रहा है मेरे को। तो देखो इसको करो ये, और मैं यहाँ पे सोल्व करने लग रहा हूँ। एक्स टी, सबसे पहले तो देखिए हमें कोस ओमेगा नॉट टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म पता होता है, साइन ओमेगा नॉट टी का पता होता है। यहाँ पे दो कोस को मल्टीप्लाई कर रखा है, तो आप इसको बोले कि 2 cos ए cos बी है। 2 cos ए cos बी को बोलते हैं cos ए प्लस बी प्लस cos ए माइनस बी। 2 cos ए cos बी क्या होता है सर? cos ए प्लस बी प्लस cos ए माइनस बी। इसलिए यहाँ पे मैं बोलूंगा कि सर ये cos 240 पाई टी cos 120 पाई टी। ठीक है ना? एक बार इनको ऐड कर दिया, एक बार सेपरेट कर दिया, तो cos ए प्लस बी प्लस cos ए माइनस बी, ये एक्स टी है। ठीक है सर, और इसको सैम्पलिंग की है 200 हर्ट्ज से। तो देखिए इन दोनों के अंदर इसके फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट कितना है? 60 हर्ट्ज का, और इसका कितना है सर? 120 हर्ट्ज का। मैक्सिमम भी देखा जाए तो इसका 120 हर्ट्ज आ रहा है, 120 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट आ रहा है। इन दोनों में से मैक्सिमम कौन सा है? 120 हर्ट्ज। बैंडविड्थ का रूल पता होना चाहिए, दो सिग्नल जब ऐड हो रहते हैं तो उनकी जो बैंडविड्थ होती है वो इन दोनों में से जो मैक्सिमम बैंडविड्थ है उसको मानी जाती है। तो इन दोनों में से मैक्सिमम 120 हर्ट्ज है, तो इस ओवरऑल सिग्नल की बैंडविड्थ अगर मुझसे पूछे तो मैं 120 हर्ट्ज बोलूंगा। बैंडविड्थ के मैं 3 रूल्स तो दिखा देता हूँ, बाकी तो फिर लंबा लेक्चर हो जाएगा। 3 रूल्स आपके सैम्पलिंग में बार बार काम में आएंगे, तो 3 रूल्स को तो याद ही कर लीजिएगा। बाकी वैसे मैं 5 रूल्स लिखाता हूँ, पर आप 3 रूल्स से काम चलेगा। देखिए यहाँ पे 60 हर्ट्ज इसका है, 120 हर्ट्ज इसका है। तो कहने का मतलब 120 हर्ट्ज अगर मैं इसकी बैंडविड्थ मान रहा हूँ तो 240 हर्ट्ज होना चाहिए सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी, पर सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी कितनी ली इसने? 200 हर्ट्ज, यानी 2 एफएम से कम लिए। इसका मतलब अंडर सैम्पलिंग अलाइसिंग होगा, अलाइसिंग होगा तो सवाल अच्छा बन जाएगा। अब इसने लो पास फिल्टर 100 हर्ट्ज का लिया, उसमें इसने बोला कि कौन सा मेरे को मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट मिल रहा है। एक सवाल मैंने यहाँ पे कराया आपको बहुत अच्छा वाला, वो सवाल कर लिया तो बाकी लाइफ झिंगालाला, लाइफ झिंगालाला, ये सवाल आराम से हो जाएगा आपका। वो सवाल समझ में आ गया आपको? कौन सा वाला सवाल अभी जो मैंने आपको बताया था कि सर अगर ये वाला सवाल आपने अच्छे से समझ लिया, जो क्लास नोट्स का क्वेश्चन होता है, ये अगर आपने सवाल समझ लिया तो गेट का कोई भी सवाल है वो अब आपसे आराम से हो रहा होगा, आराम से हो रहा होगा। ये सवाल जिसको बहुत कम लोग से कर पाए, मैं कह रहा हूँ ये सवाल अगर आप इस टाइम में गेट की जो हालत चल रही है उसमें करके आते हैं, आपको बिना मांगे सब कुछ मिल रही है, मुरादें मिल रही है। देखिए इस सवाल के अंदर यहाँ पर सबसे पहले तो मैं एक्स ऑफ ओमेगा डायग्राम बनाना चाहता हूँ सर। एक्स ऑफ ओमेगा का डायग्राम, एक्स ऑफ ओमेगा डायग्राम सर बनाना क्या है, इसमें तो दिख ही रहा है एक्स ऑफ ओमेगा में। तो अगर एफ में बना दो तो ये सब कुछ एफ में दिया है, तो चलो एफ में बना देता हूँ। तो सर ये 60 हर्ट्ज, ये वाला 60 हर्ट्ज और 120 हर्ट्ज, तो 60 हर्ट्ज और 120 हर्ट्ज, यहाँ पे -60 हर्ट्ज -120 हर्ट्ज। हालांकि इससे कोई मतलब नहीं होता, हमें को किससे मतलब होता है हमेशा?
हमेशा हमको मिलता है मतलब सैंपल सिग्नल से, उसकी सैम्पलिंग करने के बाद यानी कि एफ से शिफ्टिंग करके माइनस एफ से शिफ्टिंग करके, तो एक बार शिफ्टिंग तो आपको आनी चाहिए। 2 टाइम शिफ्टिंग भले ना कर पाए, उसमें एडवांस सैम्पलिंग हो जाएगी। 2 टाइम शिफ्टिंग वाला भी काम में लेना पड़ रहा है, 3 टाइम शिफ्टिंग वाला भी काम में लेना, फिर एक पैटर्न समझ में आता है कि क्या पैटर्न आ रहा है। लेकिन एक बार ये जो सैम्पलिंग होती है उसमें एक बार शिफ्टिंग करके तो देखना ही पड़ेगा, तो क्योंकि अंडर सैम्पलिंग है तो बड़े ध्यान से देखना पड़ेगा। तो कलर बदल के लूंगा मैं, ये मेरा एक्स ऑफ एफ है। अच्छा हाइट कितनी होगी इन सबकी? हाइट सर पाई नहीं हाफ, क्योंकि मैंने स्मॉल एफ फ्रीक्वेंसी में लिया है। ओमेगा में लेता तो हाइट पाई हो जाती है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, कोस ओमेगा नॉट टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म पता होना चाहिए, क्योंकि मैं पहले लिख दिया था वापस लिख रहा। कोस ओमेगा नॉट टी का होता है पाई। मैं तुम्हारे बारे में ज़्यादा सोचता रहता हूँ कि यार फिर भूल गए होंगे तो सोचेंगे कि क्या बोला सर ने, या फिर अगर मैं इसको फ्रीक्वेंसी में ले रहा हूँ तो हाफ डेल एफ माइनस एफ नोट प्लस डेल एफ प्लस एफ नोट। जानने के लिए देखिए फोरियर ट्रांसफॉर्म कैसा है। तो फ्रीक्वेंसी में ले रहा हूँ तो हाफ हाइट हो जाएगी, हाइट से वैसे मतलब होना नहीं चाहिए इसको तो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट से मतलब है। नाउ अब लो पास फिल्टर लगाने के लिए पहले तो आपको पता होना चाहिए सैंपल करने के बाद क्या बन रहा है। 200 हर्ट्ज पे सैम्पलिंग की इसने, उसको उठा के 200 हर्ट्ज पे लेके जाना है। तो यानी कि असली गेम तो अब है। ये डायग्राम बना डाला तो लाइव जिंगल डाला, बस यही मेन चीज है। सैंपल सिग्नल का डायग्राम बना डाला, सैंपल सिग्नल का। और जो हमेशा मैं बोलता हूँ कि सैंपल सिग्नल का 1/ts एफ ओमेगा माइनस ओमेगा इस वाला सारा काम आपने कर दिया तो लाइव जिंगल डाला। तो सबसे पहले एक्स ऑफ एफ बनाना है। एक्स ऑफ एफ थोड़ा पास पास बनाते हैं ताकि 60 हर्ट्ज पे, फिर इसके बाद 120 हर्ट्ज पे, डबल है ना ये 60 हर्ट्ज, इधर भी माइनस 60 हर्ट्ज पे, फिर माइनस 120 हर्ट्ज पे। हाइट गया भाड़ में, 1/t टाइम्स हो रहा है, होने दो। पहले भी कितना था? पहले भी सर हाफ हाइट थी, हाफ हाइट थी और 1/ts और हो रहा है। उनसे मुझे मतलब ही नहीं है हाइट नहीं क्या हो गई नहीं हुई भाड़ जाए, मुझे इसमें हाइट से मतलब नहीं है। इसने बस फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट कौन सा बचेगा फिल्टर से निकलने के बाद वो बोला है। खैर लेकिन पहले ये तो हो गया मेरा एक्स ऑफ एफ। ये क्या बनाया सर आपने? एक्स ऑफ एफ। अब एक्स ऑफ एफ माइनस एफ एस बनाओ, तो उसके लिए एक काम करो, आप अलग कलर यूज में लो। एक्स ऑफ एफ माइनस एफ एस। एफ एस कितना है? एफ एस आपको दे रखा है इस क्वेश्चन में, एफ एस कितना दे रखा है? उसने 200 हर्ट्ज दे रखा है, 200 हर्ट्ज। तो 200 हर्ट्ज बोल रखा है, इस पूरे के पूरे डिजाइन को 200 हर्ट्ज पे ले जाओ। जो जीरो है वो कहाँ जाएगा सर? 200 हर्ट्ज पे। तो ये देखो 200 हर्ट्ज मान लेता हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा और पास ले आऊँ क्या, मतलब इसको थोड़ा सा डिस्टेंस देख लो अपने हिसाब से। 200 हर्ट्ज सर यहाँ पे, 120 तो 200 यहाँ। तो अब 120 जो 200 यहाँ है, तो फिर लेफ्ट पे आओ। 200 माइनस 120 कितना होता है? 200 माइनस 120 होता है सर 80। तो 80 हर्ट्ज पे जाएगा। तो इंटरलेप तो होगा ही, मुझे पता था अंडर सैम्पलिंग है तो इंटरलेप मिक्स तो होगा ही। तो ये जो माइनस 120 जीरो मेरा चला गया 200 पे, तो जीरो वाला है वो 200 में चला गया, तो माइनस 120 वाला कहाँ जाएगा सर? 80 पे। क्यों सर? 120 लेफ्ट में जाना है आपको, तो 200 से 120 लेफ्ट यानी कि 80 पे जाएगा ना। ठीक है सर। अच्छा 60 लेफ्ट में जाना है, जीरो से 60 लेफ्ट पे जाना है, तो 200 से 60 लेफ्ट का मतलब हो गया सर 140 हर्ट्ज। तो 140 हर्ट्ज पे पहुंच गया सर, ये 140 हर्ट्ज। ये दोनों जो फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट है वो यहाँ पहुँच गए। और जो राइट वाले हैं प्लस 60 प्लस 120 का जाएगा, तो 200 वाला जो है सर वो 260 पे पहुँच जाएगा। और जो 120 वाला है 200 प्लस 120 कितना होता है? 320, यहाँ पहुँच जाएगा। ये चारों मिलाकर एक्स एफ माइनस एफ एस हुए। हाइट सबकी हुई 1/ts टाइम्स हो गई। सेम कहानी इधर भी होगी, एक्स एफ प्लस एफ एस। तो वैसे कैसी कहानी बोल दो सर कि एक तो आपका माइनस 80 पाई पे माइनस 80 हर्ट्ज पे आ रहा होगा, एक माइनस 140 हर्ट्ज पे आ रहा होगा, और फिर उसके बाद 200 सेंटर ले लो माइनस 200 पे, तो इधर माइनस 260 पे आ रहा होगा और माइनस 320 पे आ रहा होगा, माइनस 320 पे। ठीक है ना, ये 320, खैर इतने दूर तक जाने की नहीं है। लो पास फिल्टर कहाँ लगाया इसने? सो लो पास फिल्टर बोला इसने 100 हर्ट्ज पे लगा रखा है। 100 हर्ट्ज पे लो पास फिल्टर है, तो देखिएगा 100 हर्ट्ज पे लो पास फिल्टर का मतलब हो गया कि सर ये है। ये 4 इम्पल्स आएगी सर, उसको थोड़ा अलग कलर से लो। तो देखो रेड कलर से ले लोगे, रेड कलर दिख जाएगा आपको। ये 100 हर्ट्ज है,
-100 + 100, इनके बीच में 4 इम्पल्स आ रही है, -80 -60 + 60 + 80। तो उसने बोला कि मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट क्या होगा, 80 का प्लस 80 का मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट आएगा। सवाल ने पूछा कि मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी प्रेजेंट इन फिल्टर्ड सिग्नल, फिल्टर करने के बाद जो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट कितना बचा होगा, तो 80 हर्ट्ज का। यू नॉर्मली सोचने वाले को तो लगेगा ही नहीं, उसको लगेगा कि यार 60 हर्ट्ज और 120 हर्ट्ज है, अगर 100 पे लो पास फिल्टर का जाए तो 60 वाला ही पास हो पाएगा, 120 वाला भी पास नहीं होगा। हाँ बेटा, यहाँ पर सैम्पलिंग ओवर सैम्पलिंग नहीं है, दूर दूर नहीं है, अंडर सैम्पलिंग है, तो इसकी टांग भी अंदर आ सकती है, वो आएगी। उसकी जब टांग अंदर आ गई तो 60 और 80 दोनों अंदर आ रहे हैं 100 के, तो 100 के अंदर 60 और 80 दोनों है, तो जो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी कौन सा बचेगा आपके पास, 80 हर्ट्ज वाला। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, तो आंसर है सर 80 हर्ट्ज। 80 वाज राइट आंसर। तो इस सवाल जो इस बार आया है उसका 80 राइट आंसर है। तो ये आपको समझ में आएंगे, आप इनको आराम से समझिए, डाउट है तो पूछिए, नीचे कमेंट कर दीजिए वीडियो के अंदर, या फिर टेलीग्राम पे मुझसे जुड़ लीजिए और वहाँ पे मुझसे पूछ सकते हैं। ये क्वेश्चन और है जो आपका ईसी का क्वेश्चन है, और आप मैं चाहता हूँ कि इसको आप खुद करिए। ईसी के अंदर आया है 2024 48 नंबर पे। हालांकि इस क्वेश्चन में मार्क्स टू ऑल कर दिए थे, MTA कर दिया था गेट ने। हालांकि सवाल अपने आप में बिल्कुल सही है, वाजिब है, आप पहले सोचिएगा समझिएगा, ना आए डाउट उसमें क्यों मार्क्स टू ऑल किया तो मुझे पूछिएगा, कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। बट ये आज की कहानी में हो गया सवाल। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आज की कहानी में एक ही चीज़ बची हुई जो मैं आपको कहा था, प्रॉमिस किया था कि मैं बैंडविड्थ के कुछ रूल्स सिखा दूंगा जो बहुत से लोग नहीं जानते होते हैं। तो 3 रूल्स लिखवा रहा हूँ अभी आपके लिए, सैम्पलिंग में वही काम में आएंगे। बाकी 5 रूल्स लिखवाता हूँ मैं बैंडविड्थ के, बट अभी के लिए सैम्पलिंग में जो काम में आते हैं सवाल, उसमें 3 रूल्स देख लीजिए। फर्स्ट रूल क्या है, देखिए अगर कोई सिग्नल F1T है और उसका बैंडविड्थ आपको B1 दे रखा है, कोई सिग्नल F2T है और उसका बैंडविड्थ अगर आपको B2 दे रखा है, तो याद रखना दोस्तों कि F1T + F2T का बैंडविड्थ क्या होगा, इसका बैंडविड्थ होगा मैक्सिमम जो इन दोनों में से B1 और B2 में से जो मैक्सिमम होगा वो होगा। अच्छा, सेकेंड रूल, अगर यही F1T का बैंडविड्थ B1 है, बैंडविड्थ है ये सब B1 और B2, तो मुझसे कोई पूछे कि F1T इंटू F2T की बैंडविड्थ कितनी होगी, F1T और F2T की दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आएगी, दोनों को एड करता हूँ तो इन दोनों में से जो मैक्सिमम होगा वो बैंडविड्थ आएगी। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो कौन सी बैंडविड्थ आएगी, तो इन दोनों की बैंडविड्थ एड हो जाएगी, B1 + B2, बैंडविड्थ कितनी आएगी, B1 + B2। और थर्ड रूल, अगर इन फंक्शन को ही मैं कन्वोल्यूशन में कर दूं F1T.F2T, तो क्या आएगा सर, तो जो मिनिमम होगी वो बैंडविड्थ आएगी, B1 और B2 में से जो मिनिमम बैंडविड्थ होगी वो आएगी, अगर मैंने कन्वर्शन कर दिया तो। मल्टीप्लाई एडिशन, ये मल्टीप्लाई का तो बहुत एप्लीकेशन है, मल्टीप्लाई में तो बहुत सी बार बोलता है कि भाई FT की बैंडविड्थ आपके पास इसने बोल दिया कि B है, तो F² T की बैंडविड्थ कितनी होगी, तो सर वो आएगी 2B। अच्छा, एक और चीज़, जो इलेक्ट्रिकल वाले हैं उनको ये पता होना चाहिए कि सिंक 80 फंक्शन अगर है, इस पर क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो इसकी बैंडविड्थ हर्ज में अगर आप निकालोगे तो A/2 हर्ज होती है सिंक 80। ज़्यादा सैम्पलिंग का आप पढ़ते हैं फंक्शन, उसका कैसे बनता है, उसको कैसे याद करते हैं, सिंक का भी याद कर ले टाइम के अंदर है, तो बैंडविड्थ जो है A/2 हर्ज होगी। इसलिए नाइक्वी स्टेट पूछ लेगा आपसे, तो 2 टाइम्स बैंडविड्थ होती है हमेशा, 2 FM होती है, तो A हर्ज आप नाइक्वी स्टेट बोल सकते हैं, बस A/2 हर्ज का ध्यान रखना आप। तो सिंक 80 का जो बैंडविड्थ है वो A/2 हर्ज हो जाएगी। सिंक स्क्वायर 80 पूछ लिया, कभी सिंक क्यूब 80 पूछ लिया, इसके लिए बोलेगा नाइक्वी स्टेट क्या आएगी, बताओ क्या आएगी, अभी सवाल बना दिया मैंने, ए को ए ही रहने दो, सिंक क्यूब 80 का। तो आपको पता है कि सर सिंक 80 का तो बैंडविड्थ A/2 हर्ज होता है, फंक्शन को 3 बार मल्टीप्लाई करका है तो बैंडविड्थ 3 टाइम्स हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है फंक्शन को 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया तो बैंडविड्थ 2 टाइम्स रहती है। फंक्शन को जितनी बार मल्टीप्लाई करोगे, जितने अलग अलग फंक्शन को मल्टीप्लाई करके बैंडविड्थ जुड़ती जाती है, ऐड होती रहती है। तो यहाँ पे आपको पता है अगर सिंक 80 की A/2 होती है तो 3 बार मल्टीप्लाई किया तो 3 बार ऐड हो जाएगी, A/2 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 3A/2। और नाइक्वी स्टेट जो होता है वो 2 टाइम्स 3A/2 होता है, यानी कि सर क्या आंसर आएगा, 3A आपका आंसर आ जाएगा। तो ये रूल्स बैंडविड्थ के भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये सेकंड मेरा पार्ट यही फिनिश कर रहा हूँ। थर्ड पार्ट के लिए अब आता है एडवांस जो सैम्पलिंग होगी उसके अंदर क्या आएगा, उसमें क्या होगा कि अब की बार इम्पल्स ट्रेन नहीं दी होगी, अब की बार स्क्वायर पल्स दे रखी होगी सैम्पलिंग करने के लिए। अब देखो अगर स्क्वायर पल्स भी दे रखी है तो उससे सैम्पलिंग पॉसिबल है क्या सर, इम्पल्स ट्रेन तो मुझे पता है कि फोटो खींच रहा है, जो आपने पिछले क्लास में बताया था, तो उससे मल्टीप्लाई करके इसकी वैल्यू ले रहा था, तो डिस्क्रीट सिग्नल ऊपर नीचे मेरे को मिल रहा था, तो मुझे समझ में फील आ रहा था कि सैम्पलिंग
इम्पल्स ट्रेन ने कैसे कर दी, डिस्क्रीट सिग्नल कैसे बना दिया, उसने बस वो वैल्यू ले ली, तो उन वैल्यू पे इम्पल्स आ गया और उन वैल्यू पे मेरे को चीज़ें मिल गई। तो वो इम्पल्स ट्रेन से सैम्पलिंग कैसे हुई समझ में आता है। पर ये स्क्वायर पल्स, जैसे स्क्वायर पल्स आ रही फिर स्क्वायर पल्स आ रही, ये भी सैम्पलिंग कर सकती क्या? तो हाँ कर सकती दोस्तों। आप टाइम के अकॉर्डिंग मत सोचो, आप फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग सोचो। फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग सैम्पलिंग इसलिए पॉसिबल हुई थी क्योंकि जो डिज़ाइन है आपकी एक्स ओमेगा की, वो पूरी की पूरी ट्रेन फैल गई थी। एक्सिस ओमेगा जो होता है अपना सैम्पल सिग्नल, उसके अंदर क्या हुआ, एक्स ओमेगा आया, एक्स ओमेगा माइनस ओमेगा एस आया, एक्स ओमेगा माइनस 2 ओमेगा एस आया, एक्स ओमेगा प्लस ओमेगा एस आया, पूरा फैल के आया था। ये फैलाया किसने? ये फैलाया कि कन्वोल्यूशन के अंदर इम्पल्स ट्रेन होनी चाहिए। तो अगर फंक्शन मल्टीप्लाई करोगे तो उधर कन्वोल्यूशन होगा, और उसमें कोई अगर एक इम्पल्स ट्रेन है तो वो शिफ्टिंग दे देगी उसको सबको, और वो फैला देगी, बस वही सैम्पलिंग है। तो यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर मैं किसी फंक्शन को उस फंक्शन से मल्टीप्लाई कर दूँ जिसका फोरियर ट्रांसफॉर्म में इम्पल्स ट्रेन आती है, तो मेरा काम हो जाएगा। तो इम्पल्स ट्रेन केवल इम्पल्स ट्रेन टाइम डोमेन में जो होता है उसके फोरियर ट्रांसफॉर्म में तो इम्पल्स ट्रेन आती है, लेकिन दुनिया के सारे पीरियोडिक सिग्नल के भी फोरियर ट्रांसफॉर्म में इम्पल्स सिग्नल आती है, इम्पल्स ट्रेन आती है। मैंने आपको बताया था सबसे पहला, कल भी यही बात बताई थी, आज भी बताई थी कि फोरियर ट्रांसफॉर्म का आपको रूल पता है बेसिक्स, तो आपको पता होगा कि यहाँ पे देख, कोई भी अगर पीरियोडिक सिग्नल है तो उसके फोरियर ट्रांसफॉर्म में भी इम्पल्स ट्रेन आएगी, सीएन बस बदल जाएगा, सीएन बदल जाएगा। इम्पल्स ट्रेन खुद टाइम डोमेन में इम्पल्स ट्रेन ही थी, यहाँ पे लिखा कोई बात नहीं, इम्पल्स ट्रेन टाइम डोमेन में थी तो सी एन 1/ts था, तो 2π/ts करके उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म आ गया था। लेकिन अगर यहाँ पे तुम्हारे पास इम्पल्स ट्रेन नहीं है, कोई और भी है, तो सी एन कुछ और आ रहा होगा और वो गेम हो जाएगा। तो इसलिए जो अगला वीडियो होगा जिसमें मैं एडवांस लेवल की सैम्पलिंग लूँगा उसके अंदर सी एन अलग अलग लूँगा। लेकिन मैं थोड़ा फास्ट ले रहा हूँ क्योंकि आपका जो टाइम है बहुत कीमती है, लेकिन मैं काम के सारे पॉइंट ले रहा हूँ, तो थोड़ा फोरियर ट्रांसफॉर्म देखेगा, थोड़ा उसको रोक रोक के वापस 2 बार 3 बार देखिएगा वीडियो को, आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट कर दीजिए इस वीडियो के नीचे, टेलीग्राम तक भी नहीं पहुंच पा रहे, इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं आपसे मिलकर कनेक्ट कर दूंगा आपको, और फिर हम बात कर लेंगे, पूरा समझा दूंगा अच्छे से। बाकी ये सारी की सारी कहानी के बाद अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो अब मैं बस ये बोलूँगा, आप फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट सीएन सीख के आना, किन किन का, स्क्वायर पल्स का और इम्पल्स ट्रेन तो जानते हैं, लेकिन इम्पल्स ट्रेन कर ऐसी आती है ना बहुत सी बार कि एक ऊपर नीचे और एक नीचे आ रही है इम्पल्स ट्रेन, ऐसी वाली इम्पल्स ट्रेन जो होती है, इनका सबका सीएन सीख के आना कि सीएन कैसे निकालते हैं, फोरियर सीरीज में पढ़ा है आपने। तो फोरियर सीरीज के अंदर देखना स्क्वायर पल्स जो होती है इससे, ये ऐसे गेट में क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इनके जो है सीएन कितने आते हैं मैं आते ही लिखवा भी दूंगा, उन भी ज़्यादा जाऊँगा नहीं क्योंकि फिर वो सीएन निकालने का काम फोरियर सीरीज में होता है, वो मैं अभी नहीं लूँगा, नहीं आप कहेंगे उस हिसाब से लूँगा वो चैप्टर तो मैं। लेकिन अभी के लिए ये सीख लोगे तो फिर वो जो एडवांस सैम्पलिंग के क्या कैसे करते हैं, कैसे हैंडल करते हैं, क्या क्वेश्चन बनते हैं, वो सबको हम देख पाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।